ओके जी। सो सेशन का स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हमारा दूसरा सेशन होगा फेसबुक मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग इनके ऊपर। ठीक है, तो पहले सेशन में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू किया था इन चीज़ों का। 2 घंटे का तकरीबन हमारा ये सेशन होगा। सॉरी, तो हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम चीज़ें इसके अंदर वाइंड अप करें। ओके, सो पहले जो हमने चीज़ें पिछले सेशन में की थी उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक के एड्स क्यों हमारे लिए ज़रूरी हैं, ऑडियंस वाइज, स्ट्रक्चर वाइज क्यों फेसबुक ज़्यादा स्ट्रांग है टिकटॉक या गूगल की निस्बत। ठीक है, और स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है पाकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी सी हमारी डिस्कशन हुई थी ऑडियंस सेगमेंटेशन के ऊपर और क्रिएटिव डिज़ाइन और एड उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, आ जाते हैं हम सीधा अपने फेसबुक के डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली है हमारा फेसबुक का डैशबोर्ड, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास फेसबुक के जो बिजनेस अकाउंट है, ठीक है, उसके ऊपर डैशबोर्ड पे हमारे पास कंपेन्स आनी है, हमारे पास एड सेट आ रहा है, हमारे पास एड्स आ रहे हैं। अब तीनों लेवल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं और जिसको हम यूटिलाइज करते हैं और जिसके थ्रू हम अपने एड्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, आ जाते हैं अब हम क्रिएटिव्स के ऊपर कि हमारे कौन से क्रिएटिव्स, कौन से फॉर्मेट्स जो चलते हैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिए और उनकी वर्किंग या उनकी यूजेज क्या होती है। सबसे पहले आपने इमेज ऐड यूज कर सकते हो और आप एक वीडियो ऐड यूज कर सकते हो। ठीक है, या तस्वीर होगी या वीडियो होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन होते हैं, तस्वीर बनाएं या हम उसका वीडियो बनाएं। ये दोनों चीजों की अपनी जगह इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अ, बहुत सारे वीडियो एड्स, आप एक वीडियो देख रहे हो और बीच में आपका ऐड आता है, आप एक रील देख रहे हो या फेसबुक के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हो, बीच में आपका ऐड आ जाता है। क्या उस टाइम कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप होता है आपके वीडियो ऐड पे या नहीं। ठीक है, 90% आपका वीडियो ऐड के ऊपर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। इसका रीजन क्या है कि इंसान का अट्रैक्शन, उसका इंटरेस्ट उस टाइम उस वीडियो में है जिसके बीच में आपका ऐड आया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करते हो कि मैंने मेरे पास तुम हो की 17वीं एपिसोड देखनी है जिसमें मायूस सईद मर जाता है। अब आपका इंटरेस्ट उस ड्रामे के अंदर है। अब उसके पहले जो आपको ऐड चल रहा है, आपका सिर्फ फोकस उस टाइम ही होता है जैसे 5 सेकंड पूरे हो मैं इस ऐड को स्किप करूँ। उस ऐड में कोई अच्छी चीज़ चल रही है, कोई बुरी चीज़ चल रही है, कोई आपके फायदे की, आपका नुकसान की, आपका उसमें जीरो इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इसी तरह आप फेसबुक के ऊपर रील देख रहे हो, आप स्टोरी देख रहे हो और बीच में आपका ऐड आ जाता है, तो कस्टमर का वहां पे उस टाइम में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता आपके ऐड के लिए। ठीक है, उसकी बस ये उस टाइम में जो इंटरेस्ट लेवल उसका आपकी ऐड के लिए होता है कि जल्दी से इसका टाइम पूरा और ये ऐड स्किप हो। ठीक है, फेसबुक पे 10 सेकंड का टाइम होता है, जल्दी से ये 8 9 सेकंड या 10 सेकंड जल्दी से पूरे हों और मेरे जो वीडियो में देख रहा था मैं उस वीडियो को कंप्लीट करूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप वीडियो ऐड के थ्रू ही मैसेज अपना कन्वे कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट्स कार बॉय। अब आपको यहाँ पे सामने एक इमेज नज़र आ रहा है, ठीक है, गाड़ी का, टॉय का। अब आपको ये नहीं पता ये कितने साइज की है, ये बहुत छोटी गाड़ी है, ये बहुत बड़ी गाड़ी है, आपको इसका आइडिया नहीं। ये 2 इंच की है, ये 6 इंच की है, ये इसका क्या साइज है, आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे ये है, ये बिल्कुल छोटी छोटी आधी आधी इंच की भी हो सकती है और एक अच्छे बड़े साइज की भी हो सकती है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपने अपने हाथ का निशान रखा तो आपको ये सिर्फ आइडिया लगाने के लिए कि इसका साइज कितना होगा, या इस गाड़ी को बच्चे को बिठा के आपने दिखाया कि इसका साइज क्या होगा। बहुत सारी चीज़ों का, अब ये गाड़ी का और इस गाड़ी का साइज इक्वल है, ये उससे छोटी है, ये उससे बड़ी है, हमें इसका कोई आइडिया नहीं। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप
वीडियो के थ्रू उसको कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आप, बहुत सारी आपकी प्रोडक्ट ऐसी होंगी कि आप कस्टमर को तस्वीर के ऊपर कन्विंस नहीं कर सकते होगे कि वो इस प्रोडक्ट को बाय कर ले, या वो प्रोडक्ट वो देख रहा है उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे आपका एक कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन डेवलप होना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। अब वो कम्युनिकेशन डेवलप कैसे इम्पोर्टेंट होगा? वो ऐसे ही इम्पोर्टेंट होगा कि आप उसको जो चीज़ दिखा रहे हो उसको वो क्लियरली समझ आ रहा है, उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा। ठीक है। उसके माइंड में कोई भी ऐसा सवाल उस प्रोडक्ट के हवाले से नहीं आ रहा कि जैसे मैं ये चीज़ देखता हूँ कि यार ये इस पे बच्चा बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा, ये छोटे साइज में है, ये बड़े साइज में है। मेरे दिमाग में ऐसी कंफ्यूजन नहीं आ रही। ठीक है। कस्टमर का इंटरेस्ट कि उसने ये बाय करना है या बाय नहीं करना, यहाँ से डेवलपमेंट होती है। ठीक है। तो आप इमेज के थ्रू उसको क्लियरिटी दे सकते हो, जैसे ये एक तस्वीर है। ठीक है। उसमें बच्चा बैठा हुआ है तो समझ में आ रहा है कि यार ये 6 से 7 साल का बच्चा इसमें बैठ सकता है। ठीक है। अब ये इसमें आपको आइडिया नहीं हो रहा ये ज़मीन से कितना ऊपर है, इसमें बच्चे की रूम स्पेस के, अगर इसी के अंदर बच्चा एक बैठा होता तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है। जैसे ये कार है, अब ये हाथ में पकड़ने वाली कार है, इसमें बच्चा बैठ सकता है, ये क्या चीज़ है, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। ठीक है। अब ये एक बच्चे वाली थी। या- अब इस कार में और इस कार में कितना फर्क है, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि आप अपने कस्टमर के साथ किस तरीके कार से कम्युनिकेट करते हो। वीडियो ऐड के भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, स्टिल इमेज के भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है। जो पाकिस्तान के इंटरनेट के हालात चल रहे हैं, बहुत सारी जगह पे वो वीडियो प्ले ही नहीं होती। लो इंटरनेट या इंटरनेट की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरनेट नहीं है, वो तस्वीरें देख रहे हैं लोग, वीडियोस देख नहीं रहे। ठीक है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वीडियो ऐड आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कुछ ऐसी एड्स हैं कि आपका स्टिल इमेज जो कि अच्छा परफॉर्म करता है। वीडियो या स्टिल से आप रिजल्ट ओरिएंटेड कैंपेन नहीं बना सकते हो। अगर वीडियो ऐड लगा रहे हो और मैसेज क्लियर नहीं हो रहा तो उस वीडियो ऐड का भी फायदा नहीं होगा। अगर स्टिल इमेज लगा रहे हो और मैसेज कन्वे नहीं हो रहा तो स्टिल का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आपका मैसेज थ्रू वीडियो हो या थ्रू इमेज हो, मैसेज कस्टमर तक कन्वे होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक ऐड है और इस पे हेयर स्क्रब प्रोडक्ट और हेयर एंड स्कल्प केयर प्रोडक्ट डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान शॉप नाउ। ठीक है। तो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है कि ये हेयर केयर की प्रोडक्ट है, तो हेयर केयर के बारे में यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है और वो दिया हुआ है। ठीक है। और ये स्टिल इमेज लगा हुआ है। इसके अलावा एक और ये बैनर है। ठीक है। ये भी स्टिल इमेज है। ये कैरोसेल चल रहा है। ठीक है। इमेजेस स्टिल इमेजेस है। और इसके अलावा ये क्या था, वीडियो। वीडियो का भी दिखाता हूँ यहाँ का।
अब ये उसका वीडियो है, ठीक है, जिसमें उन्हीं प्रोडक्ट को हाउ टू यूज, कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसके हवाले से ये वीडियो बनी हुई यार पैकेज Even though you can get a little deep, but maybe but you understand. अब इन दोनों कंपेन्स के अपने अपने रिजल्ट्स हैं, ठीक है। वीडियो ऐड के ऊपर भी अपने रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसके ऊपर अच्छी सेल आ रही है। स्टिल इमेजेस के ऊपर भी एक अच्छी सेल आ रही है, ठीक है। तो जहाँ पे कस्टमर को आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो, आप उस क्रिएटिव या उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। अगर आप ये समझते हो कि यार ये मेरी जो प्रोडक्ट है, अगर मैं इसके डिफरेंट तरीके कार की तस्वीरें लोगों को दिखाऊं तो वो ज़्यादा सेल होगी, तो आप कैरोसेल ऐड बनाओगे। अगर आप कहते हो कि सिंगल इमेज ऐड के ऊपर ही मेरा मैसेज राइट तरीके से कस्टमर को कन्वे हो रहा है, तो आप सिंगल सिंगल इमेज लगाओगे। अगर आप कहते हो कि नहीं, मेरा ऐसा प्रोडक्ट है कि मैं कस्टमर को अप्लाई करना, यूज करना, इस तरह की चीजें उसको दिखाऊंगा, तो वो उसको राइट तरीके कार से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप उसको वैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स टोटली अपॉन यू कि आप उसको किस तरह से कन्वे कर रहे हो अपना मैसेज, और कस्टमर के रिएक्शंस क्या हो रहे हैं। फिर आप एक कैंपेन चलाते हो जिस पे आप एक पे इमेज यूज कर रहे हो, एक के ऊपर आप वीडियो यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर आप उनके ऊपर रिजल्ट्स को मैयर करते हो कि यार मैंने 10 दिन ऐड चलाया वीडियो के ऊपर, 10 दिन ऐड चलाया स्टिल इमेज के ऊपर, मुझे अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे व्यूज कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, मेरी ज्यादा बाइंग कहाँ पे हो रही है। फिर आप उसी को आगे कंटिन्यू करते हो, ठीक है। समझ आइए यहाँ तक। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है बेसिकली आपकी ऑडियंस। कंवल अली, जी मिस कंवल, कोई सवाल है आपका अभी तक तो आप पूछ सकते हैं। अगर बजट कम हो तो क्या करें? बजट कम हो तो आप कम बजट लगाएं, बजट ज्यादा हो तो आप ज्यादा बजट लगाएं। आपका क्वेश्चन है अभी, तो वो आप पूछ सकते हैं। आगे चलें। ओके जी, 1 मिनट वॉइस ऑन कीजिएगा। जी तो सिर्फ की वॉइस कहाँ से ऑन होती है वॉइस? यहाँ से होती अस्सलाम वालेकुम। है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि आपने पुरानी रिकॉर्डिंग पे ये बात की थी कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, उससे आप थोड़ा ज़्यादा बजट डालेंगे, ठीक है। हम्म। अब ज़्यादा बजट अगर हम डालेंगे और मैंने यही अगर एग्जांपल लेके चलते तो मेरे को 700 रुपये का ऑर्डर पड़ा, ठीक है। और जो मेरा हम्म। ब्रेक इवन था वो था 700 रुपये। और दो हम्म। हजार मतलब 2 हजार की मैंने ऐड चला दी थी। तो अगर मैं ऐसे चलाऊंगा तो मेरा मार्केटिंग बजट तो 7 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर मैं इसको आगे किस तरह करूंगा। ठीक है। वो मतलब आपने दूसरी बात की थी ना कि इस इंटरेस्ट में टारगेट करो। तो अगर हम्म। मैं 2 हजार के हिसाब से 3 में कर दूंगा, हम्म। फिर ऐसे तीन 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 बना के तो मेरा हफ्ते में बजट खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि सर ठीक है। मैंने यात्री शरारत जो ग्रुप है ना, उस पे मैंने 2 3 हम्म। ऐसी मतलब ऐसी कम्युनिकेशन की थी, तो लोग तो मतलब समझ से मेरे को नहीं आ रही थी कि लोगों ने बोला भाई हमारी 500 में ये रिजल्ट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम ज्यादा बजट करने के बाद कम बजट कर रहे हैं तो कोई ऐड अकाउंट में मसला तो नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको ना दोनों बातें बड़ी तफसील से समझाता हूँ आज के सेशन में, ठीक है। आपने एंड तक जुड़े रहना है, जाना नहीं है कहीं। आपकी जो बजट है, आपको कितनी सेल आनी चाहिए, आपको कितनी सेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना मैं आपको भी मीडिया प्लान में समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको ऑडियंस वाली चीज़ थोड़ी सी समझाई थी, ठीक है, कि ऑडियंस आप लुकर लाइक ऑडियंस बनाते हो या आप वो चीज़ बनाते हो, वो चीज़ ऑडियंस वाली चीज़ क्लियर है? उस पर कोई क्वेश्चन है आपका, आप में से कोई भी? नहीं है, चलो गुड है।
अच्छा, अभी सबसे पहले मुझे ये बताएं, पिक्सल क्या होता है? व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ट्रैकिंग कोड होता है, ठीक है, जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितना भी डाटा होता है वो फेसबुक को प्रोवाइड करता है, ठीक है। फेसबुक इवेंट ट्रैकिंग, हाँ, इवेंट ट्रैकिंग भी कह सकते हैं, ट्रैकिंग कोड भी कह सकते हैं। सो बेसिकली एक पिक्सल आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैच है। आपकी वेबसाइट के तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्राइसिंग, कस्टमर, कौन आया कौन गया, सारी की सारी चीज़ें फेसबुक पिक्सल के थ्रू आपकी वेबसाइट से ट्रैक करता है। अब उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होती है? पहली उसकी एक यूटिलाइजेशन होगी आपके कैटलॉग में, ठीक है। दूसरी यूटिलाइजेशन होगी आपके ऑडियंस में। तीसरी यूटिलाइजेशन होगी आपके डेटा सोर्स एनालिटिक्स में, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे इस कंपेन के बाद लिखा हुआ है कि इस एक कंपेन के ऊपर इतनी सेल आई है, ठीक है। अब फेसबुक को कैसे पता चला कितनी सेल आई है? फेसबुक को ये पता चला पिक्सल के थ्रू कि ये इवेंट इतनी दफा एक्टिव हुआ या इतनी दफा कॉल हुआ, ठीक है। अब उसने उसको काउंट कर लिया और यहाँ पे उसके एनालिटिक्स देता रहा। आपने लिंक क्लिक्स के ऐड चलाए हैं या पेज व्यू के ऐड चलाए हैं, फेसबुक के हद तक की चीजें तो फेसबुक को बता रहे, इस ऐड पे कितने क्लिक्स हुए वो तो उसने यहाँ पे लिख दी है। पेज व्यू कितने हुए, ये पेज व्यू का मतलब कि कितने लोग उस वेबसाइट के ऊपर लैंड हुए, ठीक है, वो थ्रू पिक्सल पता चलता है। तो पहला यूजेज हो गया आपके एनालिटिक्स के लिए, डेटा के लिए। दूसरा यूजेज होता है आपकी ऑडियंस के लिए, ठीक है। अब आपके बिजनेस अकाउंट पे ऑडियंस के कुछ सेट बनते हैं, ठीक है, और जिसको आप रीमार्केटिंग के लिए, दोबारा से ऐड दिखाने के लिए लोगों को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वो रीमार्केटिंग के सेट कैसे बनते हैं? आप अपने ऑडियंस में जाओगे, यहाँ से क्रिएट ऑडियंस करोगे और कस्टम ऑडियंस के ऊपर क्लिक करोगे। ये है आपके पास डेटा सोर्स, ठीक है, कि इस कस्टम ऑडियंस की सोर्स कहाँ से आएगी। सोर्स में मेजरली हमारे पास वेबसाइट होता है, सेकंड नंबर पे हमारे पास इंस्टाग्राम है, तीसरे नंबर पे हमारे पास फेसबुक है, ठीक है। ये तीन मेजर सोर्सेज होते हैं। हमें इसमें सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है वो होता है वेबसाइट, ठीक है। अब हमने अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट किया, वेबसाइट पे पिक्सल ऑडियंस सोर्स क्या है? वो है आपका पिक्सल, जो आपने पिक्सल क्रिएट किया हुआ है वो है आपका यहाँ पे डेटा सोर्स, कि इस सोर्स के थ्रू मेरे पास ऑडियंस आएगी, ठीक है। अब किस ऑडियंस को टैग करना चाहते हो? वो सारी जो वेब आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑडियंस जा रही है वो डिफरेंट पैरामीटर्स में पड़ी हुई है, ठीक है। पहला पैरामीटर है ऑल वेबसाइट विजिटर्स। जितना भी आपकी वेबसाइट पे विजिटर आया, किसी ने बाय किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने ऐड टू कार्ट किया, किसी ने नहीं किया, पेज व्यू किया, जितनी भी वेबसाइट पे आपकी एंट्री हुई, तमाम की तमाम यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब रिटेंशन कितनी है? 180 डेज तक, 6 महीने तक। अब मैं ये एक सेट बना देता हूँ, ऑडियंस सेट कहते हैं इसको। मैंने एक ऑडियंस का सेट बना दिया और अब मैं इसके ऊपर ऐड चलाऊंगा, ठीक है। ऐड कैसे चलाऊंगा वो भी दिखाता हूँ। जितने भी लोग, जितना भी डाटा इस पैरामीटर में इतने डेज में इस ऑडियंस के सेट में आएंगे, ये मेरा ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों को ऐड दिखाऊं जो कि ऐड टू कार्ड करके छोड़ देते हैं, ऑर्डर कंप्लीट नहीं करते लास्ट 5 डेज में। एक मिनट मुझे दीजिएगा।
अच्छा सॉरी। सो वो लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया लास्ट 5 डेज में, ऐड मोर पीपल, एक्सक्लूड पीपल, एक्सक्लूड किया उन लोगों को जिन्होंने किया है परचेज लास्ट 5 डेज में। ऑडियंस कौन सी बनी? वो लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया 5 दिनों में, बट एक्सक्लूड उन लोगों को निकाल दो जिसने बाय किया, परचेज किया। ठीक है, तो ऑडियंस हमारे पास वही बचेगी जिसने ऐड टू कार्ट किया और परचेज नहीं किया। वो लोग जिन्होंने ऑल वेबसाइट विजिटर्स, एक्सक्लूड परचेज। अब इसमें कौन लोग आएंगे? वो लोग जिन्होंने पेज व्यू किया या एड टू कार्ट किया, दोनों काम किए, पेज व्यू भी किया, एड टू कार्ट भी किया, बट परचेज नहीं किया। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका फेसबुक पे ऐड देखा, उसके ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए। ठीक है, तो इन्होंने आपके 50% इंटरेस्ट शो किया। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि उसको कोई ऐड नजर है उस पर क्लिक करे और वेबसाइट के ऊपर जाए, या ऐड टू कार्ट भी करे। ठीक है, इन्होंने ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया किसी रीजन की वजह से। वो रीजन क्या हो सकती है? डिलीवरी चार्जेस आपके ज़्यादा हैं, यार मैं किसी और वेबसाइट पे देख लूँ, यार मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं पड़े, ऐड टू कार्ट पेज पे फाइनल कॉल आती है ना, ये इतने पैसों का आपका ऑर्डर होगा। तो ये डिफरेंट रीजंस होती हैं। ये आपने डिलीवरी टाइम वहाँ पे लिखा हुआ है यार 10 दिन का हुआ है, 10 दिन नहीं मैं वेट करता, मुझे कल तो चाहिए, परसों शादी है, उसके बाद मेरे लिए ये चीज़ यूजेबल नहीं है। ठीक है, तो किसी भी रीजन की वजह से उसने आपके कार्ड को छोड़ दिया, उसी को दोबारा रीटारगेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम ऑडियंस के सेट बनाते हैं। यहाँ से आपको ये डिफरेंट सेट बने हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पेज व्यू 30 डेज, परचेज लास्ट 50 डेज, स्पेसिफिक पेज को किसी को आपने शो कराना है वो आप करवा सकते हो, अगर जिस पेज को व्यू किया हुआ है इसी को मैं दोबारा सेट दिखाऊँ। ठीक है, एड टू कार्ट किया हुआ है लास्ट 50 डेज में, इंस्टाग्राम की ऑडियंस बना ली। इंस्टाग्राम की भी ऑडियंस आपको यहाँ पे जस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर जाओ, वो लोग जो कि आपके अकाउंट के साथ लास्ट 365 डेज में इंगेज हुए, आपका ऐड नजर आया, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, कुछ भी किया पूरे 1 साल में, उस ऑडियंस को आप टारगेट कर लो। ये आपकी हॉट ऑडियंस होती है जो कि आपके साथ इंटरेक्ट होती है। इसी तरह आप फेसबुक पेज की ऑडियंस भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये वो सारी, ये इसको बेसिकली आप हॉट ऑडियंस कहते हो। जिस ऑडियंस ने आपका पेज देखा हुआ है, जिसने आपके पेज को लाइक किया हुआ है, आपके इंस्टाग्राम को आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके ऐड के ऊपर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टैग कुछ किया हुआ है, या आपकी वेबसाइट विजिट की है, टू कार्ट के परचेज किया, किसी भी तरह की आप इस ऑडियंस को बना सकते हो। ये सारी की सारी हॉट ऑडियंस होती है। ये वो ऑडियंस नहीं है जिसका आपके बारे में उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, वो होती है आपकी ब्रॉड ऑडियंस। ठीक है, उसको कोल्ड ऑडियंस कहा जाता है, जो कि साइज में ऑब्वियसली इस ऑडियंस से बहुत बड़ी होती है। तो हम अपनी ऑडियंस की सेगमेंटेशन भी कर लेते हैं, हॉट ऑडियंस और कोल्ड ऑडियंस। हम वापस आते हैं अपने कंपेन्स के ऊपर। इस समय मैंने एड सेट बना लिए, और जो मैं एड सेट बनाता हूँ, जैसी एड सेट बनाता हूँ तो उसकी लुक लाइक की भी वो देते हैं। वो मैंने लास्ट सेशन में आपको थोड़ा सा लुक लाइक के बारे में भी गाइड किया था। नाउ जा रहे हो आप? अच्छा, मैं यहाँ से कोई भी कंपेन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सिंपल मेरी कंपेन है, कैटलॉग कंपेन मैं नहीं बना रहा। ठीक है, मैं अभी आपको कैटलॉग भी बताता हूँ। ठीक है, मैंने इसको मैनुअल सेल कंपेन बना ली। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी अब्दुलरमान। अस्सलाम से आगे भी बोलो भाई। जी जी। नहीं नहीं, कोई काम नहीं, छोटी करो। ऑडियंस में आ गया। ठीक है, मोर सेटिंग पे क्लिक कर दिया, इसको बल्कि आपको करना पड़ेगा बेनिफिशियरी एंड एयर आर डिफरेंट। ये तो वो है। हम्म, ये है कस्टम ऑडियंस। ठीक है, कस्टम ऑडियंस को मैंने यहाँ से एक्टिवेट कर लिया, ऑन कर लिया, मेरे पास ऑप्शन आ गई।
अब यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑल की ऑप्शन दे रहे हैं, लुक लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस। ठीक है, मैंने कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया। मैंने जितनी ऑडियंस बनाई हुई है वो सारी यहाँ पे मुझे शो हो रही है। ठीक है, अब ये जिनके ऊपर ग्रीन टिक नहीं है, ये मैंने अभी रिसेंटली ऑडियंस बनाई है, ये भी रेडी नहीं है, या इनके अंदर ऑडियंस बहुत छोटी है। ये जो ग्रीन वाले हैं ये ऑडियंस रेडी टू यूज। ठीक है, ओके। सो मैं अपनी किस ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहता हूँ, उन लोगों को जिन्होंने पेज व्यू किया, मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक कैंपेन मैंने पेज व्यूज के ऊपर बना दी। सेकंड कैंपेन में बनाना चाहता हूँ परचेज के ऊपर, मैंने यहाँ से परचेज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर मैं बनाना चाहता हूँ फेसबुक पेज के, जिन्होंने मुझे लाइक किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है, या मेरे पेज फेसबुक पेज के साथ इंगेज रहे हैं पिछले पूरे साल में, मैंने उन लोगों को यहाँ से ऐड कर लिया। जिन्होंने पिछले आखिरी 10 दिनों में सिर्फ मेरा पेज व्यू किया हुआ मोस्ट रिसेंटली। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट मैं ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको हम कस्टम ऑडियंस कहते हैं। इसी तरीके कार से मैं लुक लाइक ऑडियंस को भी यहाँ पे अपने ऐड दिखा सकता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं अभी मोस्ट रिसेंटली एक कैंपेन मैंने ऐसी बनाई थी, और उसका फॉर्मेट क्या होता है। अच्छा, सो ये देखें, एक मैंने ऑडियंस सेट बनाया, उसमें मैंने रखा हुआ पीके फीमेल, और आगे मैंने डेट डाल दिया आज की। फिर आज की नहीं है, पुरानी है थोड़ी। ठीक है, इसमें कोई ऑडियंस सेगमेंटेशन नहीं रखी हुई, कस्टम ऑडियंस नहीं है, पीके ऑल पाकिस्तान 18 से 65 वुमेन, कोई टारगेटिंग कुछ भी नहीं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रॉड। ठीक है, फिर मैंने एक बना ली कस्टम ऑडियंस के ऊपर, उसी को मैंने रेप्लिकेट किया, और मैंने यहाँ से बना ली कस्टम ऑडियंस के ऊपर, ऑल वेबसाइट परचेजर्स, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, पेज व्यू, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड। ठीक है, तो ये सारी जितनी मेरे पास कस्टम ऑडियंस थी मैंने यहाँ पे डाल दी। फिर मैंने एक बना ली, उसी को कॉपी डुप्लीकेट किया और लुक लाइक। ठीक है, मेरे पास जितनी लुक लाइक मैंने यहाँ पे बनाई हुई थी 1% के हिसाब से, मैंने यहाँ पे इसकी 1% और 3% के हिसाब से लुक लाइक ऑडियंस को बना दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली तरीकाकार होता है कि आप कैसे अपनी ऑडियंस को सेगमेंटेशन करते हो। अब ये 3 ऐड चला दिए। अब मेरे पास इसमें अच्छा परफॉर्मिंग कौन सा रहेगा, कहाँ पे परचेज आ रही है ज़्यादा, कहाँ पे परचेज ज़्यादा नहीं आ रही। ठीक है, उस हिसाब से मैं इसका बैलेंस अप डाउन करता रहूँगा। कस्टम ऑडियंस में मेरे पास ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, ज़्यादा ऑडियंस, ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, वो मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर्स, उसके ऊपर मैंने बजट स्पेंडिंग रखी हुई है। जिस टाइम कस्टम ऑडियंस में से मेरे पास कम होना शुरू हो जाएंगे, कस्टम ऑडियंस की जो सबसे कम वॉल्यूम होता है ना, वो कस्टम ऑडियंस का होता है। ठीक है, क्या पाकिस्तान में 6 करोड़ फेसबुक यूज़र हैं, तो मेरी कोल्ड ऑडियंस 6 करोड़ है। ठीक है, ऑडियंस साइज 6 करोड़ हो सकता है, बट जो मेरे वेबसाइट विजिटर्स हैं वो तो 6 करोड़ नहीं हो सकते ना। ठीक है, वो तो लाख, 2 लाख, 3 लाख तक होंगे। ये है मेरी हॉट ऑडियंस। ठीक है, तो मैं कस्टम ऑडियंस का नंबर कम होगा। ठीक है, तो वहां से उस कैपेसिटी के हिसाब से ऑर्डर्स आएंगे। कोल्ड ऑडियंस की ऑडियंस साइज बड़ा होगा, वहां से उस कैपेसिटी के हिसाब से ऑर्डर्स आएंगे। बट कस्टम ऑडियंस के जो कॉस्ट पर ऑर्डर होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि इन ऑडियंस ने पहले मेरा ऐड देखा हुआ है, पहले से मुझे जानते हैं, मेरी वेबसाइट को विजिट किया हुआ है, या एड टू कार्ट किया हुआ है, या परचेज किया हुआ है, तो मतलब दे नो मी। उनके लिए मुझे ब्रांडिंग, या उनके लिए मुझे दोबारा से मैं चीज़ बेचता क्या हूँ, अच्छी बेचता हूँ, बुरी बेचता हूँ, वो चीज़ें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां पे मेरा जो बजट स्पेंडिंग है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। कोल्ड ऑडियंस में मेरा बजट स्पेंडिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है आपके ऑडियंस का। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कैटालॉग के ऊपर। आपके इधर बिजनेस अकाउंट सेटिंग्स में आपको सबसे नीचे दिखेगा कॉमर्स मैनेजर। कॉमर्स मैनेजर, ठीक है।
अब जैसे आप कॉमर्स मैनेजर पे जाओगे, आप अपने शॉपिफाई को इंटीग्रेट करोगे फेसबुक के साथ, तो आपका ही ऑटोमेटिकली पिक्सल भी अटैच हो जाएगा, पिक्सल क्रिएट भी हो जाएगा, आपका ऑडियंस सेगमेंटेशन भी अलाइन हो जाएगी, और आपका कैटलॉग भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपको मैनुअल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे आप जिस टाइम जाओगे तो आपका यहाँ पे कॉमर्स मैनेजर शो हो रहा होगा। ठीक है। बाय डिफॉल्ट उसका शॉपिफाई नेम करके कुछ लिखा होता है। यार ये व्हाट्सएप किसका बज रहा है? मेरा ही। अच्छा। तो ये बेसिकली आपका एक कैटलॉग, यहाँ पे आपको इनसाइट्स शो हो रही होती हैं। ये हमने कोई गलत तो नहीं सिलेक्ट कर लिया? हाँ, ठीक है। ये आप आगे कैटलॉग के अंदर आइटम्स में आपके पास टोटल आइटम कितने हैं, आपके वेरिएंट्स कितने हैं, आपके सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अगर वेरिएंट्स होंगे तो यहाँ पे लिखा होगा। वेरिएंट में साइज हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इन स्टॉक अवेलेबल है या आउट ऑफ स्टॉक है, वो यहाँ पे मेंशन होगा। फिर उसकी प्राइस, इसके इस टाइम उसकी वेबसाइट पे आपके प्राइस क्या है, वो यहाँ पे शो हो रही होती है। ठीक है। फिर एक्टिव हैं, आर्काइव में है, ऑल आइटम्स हैं, अवेलेबल, जेंडर। ये जो पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, बेसिकली ये शॉपिफाई अपलोडिंग के टाइम पे आपके पास पैरामीटर्स आते हैं। इन पैरामीटर्स के थ्रू शॉपिफाई से फेसबुक डाटा उठा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे सेट, कि आप अपने ऑडियंस प्रोडक्ट के सेट बनाते हो और उसको सेट वाइज आप मार्केट करते हो। ठीक है। अब ये सेट बेसिकली बनते कैसे हैं और ये चीज़ क्या होती है? आप यहाँ से सेट बनाते हो, दो ऑप्शन है, यूज़ फिल्टर करो या मैनुअल आइटम करो। अगर आपके पास 10 20 15 या 30 आइटम्स हैं कि यार मैनुअली मैं इस सेट में 10 आइटम रखना चाहता हूँ, इसमें मैं 10 5 रखना चाहता हूँ, तो आप मैनुअली कर सकते हो। बट आपके पास अगर आइटम्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप इसको यूज़ फिल्टर करो। अब ये यूज कहाँ पे होते हैं? बेसिकली इस जो यूजेज को आप कहते हो डायनेमिक एड्स, डीपीए। ठीक है। डायनेमिक प्रोडक्ट एड, डीपीए। अब मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे तो आपको 30 शो हो रहे हैं। मेरे पास ऐसी वेबसाइट्स में जिसमें 40,000 या 50,000 प्रोडक्ट्स भी होती हैं। ठीक है। अब आप उन 40 50,000 प्रोडक्ट्स के लिए कौन से ऐड चलाओगे, कौन से ऐड नहीं चलाओगे, किस प्रोडक्ट को मैं ऐड में शो करूं, किसको ना शो शो करूं। ठीक है। तो आप इसके प्रोडक्ट सेट बना लेते हो और उस प्रोडक्ट सेट को एडवर्टाइज करते हो। ठीक है। ये चीज आप अगर जॉब इंटरव्यू में भी जा रहे हो या अगर आप किसी क्लाइंट को भी पिच कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत एक एडवांटेज हो सकता है कि जी वो आपसे पूछे जी आप हमारी इतनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, आप उसको कैसे एडवर्टाइज करोगे? जी मैं उसको डायनेमिकली एडवर्टाइज करूंगा। फेसबुक विल डिसाइड कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे दिखानी है, किसको दिखानी है, कौन सी प्रोडक्ट किस कस्टमर को दिखानी है। ठीक है। फेसबुक कैसे डिसाइड करता है? फेसबुक अपने एल्गोरिदम, अपनी ऑटोमेशन, अपनी मशीन लर्निंग, अपने एआई के थ्रू डिसाइड करता है कि मैं इस कस्टमर को इस प्राइस रेंज की चीज दिखाऊं जो कि वो इजीली बाय कर लेगा। उसका पास्ट डाटा, उसका रिकॉर्ड, उसकी इनकम, इन तमाम चीजों को माइंड में रख के वो उसको उस प्राइस रेंज की चीज दिखाएगा। ठीक है। कि यार एक चीज है 2200 वाली, एक चीज है 700 वाली, तो ये कस्टमर 700 वाली चीज बाय कर लेगा, इसको मैं 700 वाली प्रोडक्ट दिखाऊं, या ये महंगी चीजें बाय कर लेता है तो इसको मैं 2200 वाली चीज दिखाऊं। ठीक है। तो इस तरीके कार से वो फेसबुक डिसाइड करता है। अब हमारे पास कुछ डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं जिनको यूज करते हुए हम अपनी तरफ से कुछ सेट बना के उनको एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो आपका सेट बनता है वो बनता है अवेलेबिलिटी। ठीक है। वो एड के अंदर ऑटोमेटिकली चीजें, प्रोडक्ट शो हों जो कि वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, इन स्टॉक हैं। ठीक है। यहाँ से इन स्टॉक का मैंने फिल्टर सेलेक्ट करके एक मैंने बना दी इन ऑल प्रोडक्ट इन स्टॉक। ठीक है। या इन स्टॉक बना दिया, कुछ भी नाम दे दो, बस नाम जो दोगे वो याद रखना। ठीक है। तो इन स्टॉक का मैंने एक क्रिएट यहाँ पे वो बना दिया, नोटिस यूज इन दिस साइट। ठीक है। वगैरह ऑलरेडी तुमने बनाया हुआ है इसका। नोट नो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट विल बी यूज इन एड, कोई भी इसमें आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट इस साइड में नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका क्या सेट बनता है? आप टाइटल के हिसाब से सेट बना सकते हो।
ठीक है, प्रोडक्ट टाइटल वो जो कि शॉपिफाई पे आपने प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट पे ना 500 चीजें हैं, जिसमें से 300 बंडल डील्स हैं। ठीक है, कि यार मैंने उसका या पैक ऑफ टू नाम रखा हुआ है, उसका पैक ऑफ टू या पैक ऑफ थ्री, तो मैं यहाँ पे पैक ऑफ लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इस वेबसाइट पे कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसका नाम पैक ऑफ टू या पैक ऑफ थ्री से हो। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी होगा तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा। ठीक है, कि उसका टाइटल इज या उसमें कंटेन करता हो। ठीक है, या बंडल, इस वेबसाइट पे कोई भी नहीं है, पैक कोई भी नहीं है, डील कोई भी नहीं। ठीक है, खैर सर साइड पे तो लिमिटेड 30 चीजें लगी हुई हैं। एक्नी, एक्नी हो, जिस प्रोडक्ट के ऊपर एक्नी होगा वो प्रोडक्ट यहाँ पे इस एड सेट में शो होंगे। अब इसका कैप्शन में क्या लिखूंगा कि जी जितनी भी आपकी एक्नी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास एक्नी के प्रोडक्ट हैं, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ सोल्ड होगी, ऑटोमेटिकली यहाँ से वो इस एड में से रिमूव हो जाएगी। कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड होगी, एक्नी का नेम जिसमें लिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, बकेट, बकेट लिखा। ठीक है, अब मेरे पास चार ऐसी प्रोडक्ट है जिनकी बकेट बनी हुई है, पैक बना हुआ है, बंडल बना हुआ है। ठीक है, तो वो चारों प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड होगी। कोई भी चीज इसमें से प्रोडक्ट मैं शॉपिफाई से रिमूव करता हूँ, यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। शॉपिफाई पे मैं कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करता हूँ तो यहाँ पे वो बकेट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये तरीकाकार होता है अपना प्रोडक्ट के टाइटल के थ्रू उठाना। प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट टाइप में ज़्यादातर यूज़, ब्रांड न्यू, या जो उनकी प्रोडक्ट टाइप आप शॉपिफाई पे जा अपलोड करते हुए यूज़ करते हो वो यहाँ पे आ रही होती हैं। अब इस वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट टाइप इंटर किए गए शॉपिफाई पे, वो क्रीम, फेस वॉश, लोशन, तो वो प्रोडक्ट जिनके साथ सोप लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे 5 सोप हैं या 10 सोप हैं, उनके ऊपर ऐड चलाने हैं, तो मैं यहाँ से सिर्फ एक सेट बना लूंगा सोप का, और वहां जाके फेसबुक जाके उसकी नाम कैप्शन और उसी चीज को चला के मैं ऐड चला दूंगा। मैं जितने सोप ऐड करते जाऊंगा ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होते जाएंगे। ठीक है, फिर मैं बनाता हूँ प्राइस के ऊपर। इसको यहाँ से कर लेते हैं हम पाकिस्तानी रुपीस, PKR। वो प्रोडक्ट जिनकी प्राइस लेस देन ट्रिपल लाइन है, 15 प्रोडक्ट हैं 30 में से जिनकी प्राइस 900 1000 रुपये से कम है। ठीक है, मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया कि यार ये मेरी सस्ती चीजें हैं। ठीक है, सस्ती आइटमें हैं, मैं इनके ऐड चलाता हूँ। एक सेट बना लेता हूँ और उसके मैं ऐड चलाता हूँ। लेट्स सपोज यार मुझे गांव देहातों से जो सस्ते ऑर्डर आते हैं ना, मैं वहां पे उसका ऐड चला लेता हूँ। फिर मैं एक बना लेता हूँ ग्रेटर देन 2000। 5 आइटम ऐसी हैं जिनकी वैल्यू 2000 से ज्यादा है। ठीक है, अब मैं किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाऊंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ जाएगा, किसी के कम करूंगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। या मैं ऐड चलाता हूँ ट्रिपल नाइन। ठीक है, लेस देन, तो मेरे पास 25 आइटम ऐसी है जिनकी प्राइस 2000 से नीचे है। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा यार कि डील्स चल रही होती है, ऑल प्रोडक्ट्स अंडर ट्रिपल नाइन। जितनी प्रोडक्ट आपको शो हो रही होती है सबकी प्राइस ट्रिपल नाइन से नीचे होती है। ठीक है, अब उसको ऐड चलाने का दो तरीका कार होता है कि आप एक एक प्रोडक्ट के वेबसाइट से जाके सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, और फिर उसके क्रिएटिव्स बना रहे हो, उसको प्रोडक्ट सेट में अपने ऐड कर रहे हो, या उसको कलेक्शन में ऐड कर रहे हो और उसके ऐड लगा रहे हो, या आप सिंपली जाके उसका एक प्रोडक्ट सेट बना देते हो कि यहाँ से सिंपल आपने प्राइस को सिलेक्ट किया, लेस देन ट्रिपल नाइन किया। अब जितनी भी वेबसाइट पे चीजें अंडर ट्रिपल नाइन है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो उसके सेट बनाने की जरूरत नहीं। अब इसको आप यूज कैसे करते हो, यूटिलाइज कैसे करते हो।
आप अपनी सेल की कैंपेन बनाते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास, आप मैनुअल के ऊपर आ जाओ। यहाँ आपके पास होता है यूज कैटलॉग। अब यूज कैटलॉग को आप सेलेक्ट कर लेते हो। ये इसने आपकी कैटलॉग जो आपकी वेबसाइट के साथ अटैच है, ये इसने यहाँ से कैटलॉग को उठा दिया, ठीक है। आप आगे एड सेट लेवल के ऊपर, यहाँ पे ये आपको, आपने जितने एड सेट बनाए होंगे वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। हमने एक ही एड सेट बनाया था, वही सिलेक्टेड है। यहाँ से आप न्यू एड सेट बनाना चाहते हो, प्रोडक्ट सेट बनाना चाहते हो, आप यहाँ से न्यू भी बना सकते हो, ठीक है। ये दूसरा इसका यूज आ गया। तीसरा, आप यहाँ पे, आपको अब यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यहाँ से आपकी चीज़ों को उठा लेगा। ये आपने प्रोडक्ट कैटेगरीज को सिलेक्ट किया, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि कैटलॉग वाला ऐड है। मल्टीपल प्रोडक्ट को कर लिया, प्रोडक्ट लेवल भी कर सकते हो, कैटेगरीज लेवल भी कर सकते हो, ठीक है। आपने इसका सिंगल इमेज चलाना है या आपने स्लाइड शो चलाना है, ये भी आपकी मर्जी है। सिंगल इमेज में ये ऐसे कैरोसेल में शो करेगा, स्लाइड शो में ये एक ऊपर वो आपकी इमेज को वीडियो टाइप बना देगा और नीचे कुछ इमेजेस शो हो रही हैं, ठीक है। वो उस तरीके से अपनी मर्जी से देखो, ये खेलता जा रहा है। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पे एक और मजीद ऑप्शन देता है, वो होती है आपके सिंगल इमेज के ऊपर आओ और एडिट क्रिएटिव की, ठीक है। अब इसमें बेसिकली तीन ऑप्शंस आपके पास होती हैं। एक होती है उसको क्रॉप करने की, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया, आपकी तस्वीर मेरी बड़ी है तो उसको जूम कर, छोटी है तो जूम करके उसको बड़ा कर दे, वो बड़ी है तो उसको जूम आउट करके उसको फिट कर दे, या उसको ट्रिम करके मेरी तस्वीर पूरी कर दे। पर इसमें इस वेबसाइट पे कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं है जो कि छोटी बड़ी होती हो, ये हो रही है। एक प्रोडक्ट हो रही है सिर्फ, दो प्रोडक्ट्स हो रही है, देखो। ये इनका साइज वो छोटा बड़ा कर, अब इस वाइट बॉक्स से बाहर जितनी चीज जाएगी वो कट जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा ना ये सर्कल यहाँ से ऊपर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं जूम इन एंड फिल पे कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ से फ्रेम ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपने बहुत सारे इस पे शायद को फ्रेम ऐड किया हो कभी, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे कि साइड पे एक ही फ्रेम होता है, बीच में बस प्रोडक्ट की इमेज चेंज होती रहती है, ये रहा, ठीक है। ये पीएनजी में बना के, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में पीएनजी में बना के ये फ्रेम डाल दिया, ठीक है। अब ये सारे इमेजेस के ऊपर शो हो जाता है। अब यूं यहाँ पे आपका ये फ्रेम शो हो रहा है, ठीक है, और बीच में आपकी इमेज आ रही है। ये तमाम प्रोडक्ट के साथ ऐसा ही करेगा। इसकी ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइट करना है या उसको डार्क करना, देखो ओपेसिटी कम की तो लाइट सा हो गया, फुल की तो ऐसा हो गया। अभी आपने इसको साइज के हिसाब से भी कर सकते हो, या आपने इसका साइज छोटा करना है तो देखो ये सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे। बट मैंने इसके साइज को भी फुल रखना है, ठीक है। तो ये आप इसमें फ्रेम ऐड कर सकते हो। हो जा भाई, जा मान जा, हैंग हो गया, नाराज हो गया लगता है, ठीक है। ठीक है, फिर आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है आपके प्राइस, ठीक है। अब जो आपने वेबसाइट के ऊपर प्राइस दी हुई है, ऑटोमेटिकली वो प्राइस यहाँ पे आ जाती है। आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्राइस आ जाएगी। ऑटोमेटिक कलर, वो देखेगा यार इस प्रोडक्ट का ये कलर दे दिया, इस पे ये दे दिया, इस पे, तो हर पे वो कलर भी चेंज कर रहा है, ठीक है। फिर आप यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जो प्राइस लिखा हुआ है, और यहाँ से इसका आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो।
इस पे error दे रहा है, इंफॉर्मेशन द स्क्रीन जो एक्सीड विद 6 कैरेक्टर्स। अच्छा, वो आगे उसके पॉइंट्स में भी उसकी वैल्यू आ रही है ना, इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं करवा रहा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल वाला ठीक है, देखो ये पे आया। अच्छा, फिर इसके बाद मैं प्राइस के अलावा क्या ऐड कर सकता हूँ, मैं इस पे स्ट्राइक थ्रू ऐड कर सकता हूँ। अगर किसी पे डिस्काउंट लगा हुआ है तो वो शो कराएगा कि कैसे उसकी अमाउंट कटी हुई है और कैसे आपको शो करवा रही है। यार हाँ, मुझे कॉल आई थी, इन लोगों ने कहा था कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं एक सेशन करवा के उसके बाद कॉल कर, मैंने आपको वापस कॉल बैक करूँगा 10 मिनट। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे आ जाता है परसेंटेज ऑफ। किसी पे डिस्काउंट होगा तो कितना परसेंट डिस्काउंट है, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, डोंट शोइंग इन योर एड्स इंफॉर्मेशन, तो इस पर डिस्काउंट नहीं गया हुआ, किसी पे दिखा हुआ है, इसलिए डिस्काउंट नहीं। अगर आप वेब की वेबसाइट पे फ्री शिपिंग है तो फ्री शिपिंग यहाँ पे शो होगी, तो नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, अगर आप डिस्काउंट देते हो तो आप ये स्ट्राइक थ्रू रेट उसको शो कर सकते हो, नहीं तो आप प्राइस को शो कर सकते हो। ठीक है, और इसको आप मैनुअल रखो, अपनी मर्जी से ऐड के कलर चेंज करते हैं, इसको आप सॉलिड रखो तो ये सॉलिड शो करवाएगा, और इसके आप ये चेंज कर सकते हो। ठीक है, इनकी प्राइस वो 6 डिजिट से बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 बनने तैयार है। इसकी वो प्राइस सेंट वो डेसिमल के बाद भी शो हो रहा है, तो इसको शो नहीं करो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके डीपीए एड्स ऐसे बनते हैं। उसके बाद ये आपकी हेडिंग हेडिंग हेडलाइन आपकी यहाँ पे शो रहती है। अब यहाँ पे भी आप इसको भी डायनेमिक कर सकते हो, यार हर प्रोडक्ट का नाम शो कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का नाम आना शुरू हो जाएगा जो कि आपने शॉपिफाई पे डाला है। उससे पहले यहाँ पे वेबसाइट डालना जरूरी है। फराज डॉट पी कर दिया, दराज डॉट पी। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसकी कर देता हूँ प्राइस, हर किसी की यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइस शो हो जाएगी। ठीक है, एड डिस्क्रिप्शन करता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ इसका नाम, या मैं यहाँ पे इसको यूँ करके यहाँ पे इसका नाम डाल। ठीक है, इस तरीके कार से आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। इसका प्राइस भी आ गया, नाम भी आ गया, और जो वेबसाइट पे आप जाके चेंज करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये आप उसके लैंडिंग पेज के ऊपर लेके जा रहे हैं, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये बेसिकली आपके डायनेमिक एड, जो कि आपका मोस्ट एडवांस वे ऑफ मार्केटिंग है, वो इस तरीके से चलता है। अभी कुछ देर पहले ही आज के दिन में मैंने एक ऐड चलाया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और इंशाल्लाह मैं उसकी आपको रिजल्ट्स नहीं, आज नहीं चलाया, कुछ दिन पहले चलाया था। ये एक ऐड चलाया। ठीक है, और ये ब्रांड का नाम लिख दिया, इस पे कितना बजट लग रहा है वो लिख दिया, उसमें जो कलेक्शन शो हो रही है। ठीक है, ये मैंने कर दिया पेज व्यू एड टू कार्ट 15 डेज, इसको चेंज कर दिया था डेटा। ठीक है, तो ये इस पे इतनी परचेज आ गई,
और पर परचेज इतने की पड़ रही है। फिर आप इसके ऊपर वाले एड्स देखो और इससे नीचे वाले एड्स देखो, तो कोई भी एड की कॉस्ट इतनी कम नहीं है जितनी इस कॉस्ट की एड कम है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इस एड के को डायनेमिक उस पर लगाया, ठीक है, कस्टम ऑडियंस के ऊपर सॉरी लगाया। अब कस्टम ऑडियंस का एक तरीका कार मैंने आपको बताया कि आप ऑडियंस बनाते हो और वहां से उसको यूज करते हो। दूसरा तरीका कार क्या होता है कि जिस टाइम आपने वहां से एड लेवल के ऊपर कैटलॉग को सिलेक्ट किया, तो एक आपको ऑप्शन मिल जाती है यहाँ पे प्रोडक्ट की, आपने प्रोडक्ट सेट डाल दिया। दूसरी आपको ऑप्शन मिलती है ऑडियंस की, ठीक है। आपने क्रिएट ऑडियंस किया, मैंने यहाँ से ऑडियंस सिलेक्शन नहीं कर रहा कि मुझे इस सेट को ऐड बनाना है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्रिएट न्यू ऑडियंस पे रीटारगेट ऐड को सिलेक्ट कर लिया। अब रीटारगेट ऐड में इसने मुझे ये फर्दर ऑप्शन दे दिया, ठीक है, कि मैंने किन लोगों को रीटारगेट करना है। नंबर वन, एक मैं लोगों को कर सकता हूँ जिनकी मैंने कस्टम ऑडियंस बनाई है, इसकी मैंने कस्टम ऑडियंस नहीं बनाई हुई, ठीक है। ये मेरे पास कुछ फीचर्स हैं जिनको मैं यहाँ पे यूज, फीचर है वो ये है, व्यू और एड टू कार्ट बट नॉट परचेज। सिर्फ ये सिलेक्ट किया और कुछ भी सिलेक्शन नहीं की, ठीक है। कुछ भी सिलेक्शन नहीं थी। सर कोल्ड ऑडियंस के बजट कितना होना चाहिए और रिटारगेटिंग कितना? बजट टोटली ना फजल डिपेंड करता है। ट्रिपल लाइन का सेट 2000 फर्स्ट सेशन की रिकॉर्डिंग, हाँ मैं आपको ग्रुप में भिजवा देता हूँ। ओके, सो और कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, यहाँ से मैंने डीपीए को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और डीपीए में सिंपल मैंने सिलेक्शन जो की हुई है वो ऑल प्रोडक्ट की सिलेक्शन की हुई है। कुछ भी और मजीद इसमें फर्दर नहीं है। तो मैं दो तरीकेकार से उसकी रीमार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ऑल प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें और बहुत सारे प्रोडक्ट सेट बने हुए हैं। अच्छा, एक दफ़ा मैं कंपेन बना लूँ तो मैं प्रोडक्ट सेट को चेंज नहीं कर सकता, तो मुझे भी ऑप्शन में दे रहा आपको दिखाने की। मैं जिस टाइम मैं बना रहा हूँ उस टाइम मेरे पास वो ऑप्शन आती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऑडियंस में जाके क्रिएट न्यू ऑडियंस करके प्रोस्पेक्टिव करूँगा ऑडियंस, तो मेरे पास ये पुराना जो ऑडियंस सिलेक्शन का तरीकाकार होता है वो दे देगा कि आपने कौन सी लोकेशन पे ऐड दिखाना है, कहाँ पे ऐड दिखाना है, कैसे दिखाना है। मैं रीमार्केट करूँगा तो मुझे कोई वो ऑडियंस की सेगमेंटेशन नहीं दे रहा, बस मुझे बता रहा है आपने किस ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो इसमें लास्ट 30 डेज हैं, पिछले एक महीने में जिन्होंने एड टू कार्ट किया परचेज नहीं किया, तो उनको मैं रिटारगेट करता हूँ इस एड के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, नहीं है तो 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, वापस इसी सेशन के ऊपर आएंगे। ये सेशन एक्टिव है और इंशाल्लाह फिर हम मीडिया प्लान को खोलेंगे। मैं भी रिकॉर्डिंग, चलें जी दोबारा से शुरू करते हैं। बेसिकली मीडिया प्लान क्या होता है? आप कुछ भी कंपेन स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी अपनी मीडिया बाइंग करने से पहले एक छोटा सा मीडिया प्लान बनाते हो, ठीक है। मीडिया प्लान में बेसिकली क्या चीजें आती है? मीडिया प्लान में आपकी बजटिंग आती है कि आपने कितना बजट रखना है, आपको एक कंपेन के ऊपर कितना बजट रखना चाहिए, आपकी बजट स्पेंडिंग कैप कितनी है। जो लोग सवाल करते हैं कि जी हमें कितना बजट रखना चाहिए, तो वो बेसिकली मीडिया प्लान बताएगा कि आपका कितना बजट होना चाहिए, ठीक है। उस बजट के अकॉर्डिंगली आपको क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं एक्चुअली में, उसको मैयर करना। मेरी कंपेन ठीक चल रही है कि गलत चल रही है? अभी तो सी भाई ने पूछा था कि मेरे 700 रुपए की एक प्रोडक्ट है और मेरा फेसबुक पे 700 लग रहा है, तो ये क्या ऐड ठीक है या ऐड ठीक नहीं है? सारी चीजों के जवाब आपको इस एक छोटे से मीडिया प्लान से मिलेंगे, ठीक है। मीडिया प्लान में बेसिकली चीजें होती क्या क्या हैं? आपका सबसे पहले होता है जीएमवी, लिखा जा रहा है ये जीएमवी। जीएमवी को आप आसान लफ्जों में कह दो टोटल सेल, ठीक है। मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजीज भी एक्चुअल बता रहा हूँ कि आपको अगर कहीं बोलने की जरूरत पड़ती है तो आप ये टर्मिनोलॉजीज बोलते हो तो अगले को पता चलता है यार आपको मार्केटिंग आती है, आपको मीडिया प्लान का आइडिया है।
अच्छा, और इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपको ये मीडिया प्लान की वर्किंग समझ में आ गई, यकीन करो सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी सारी जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, वो भी 4-5 चीज़ों के अंदर ही कवर अप होगी। फिर आ गया आपके पास ऑर्डर्स, फिर आपके पास आ गया मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है, एओवी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, कि एक जो आपको ऑर्डर आ रहा है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है। फिर आपके पास आ जाएगा सीपीओ, कॉस्ट पर ऑर्डर। फिर आपके पास आ जाएगा मार्केटिंग स्पेंड, ये कितने परसेंट मार्केटिंग स्पेंड हो रहा है आपका। ठीक है, ये कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये टोटल 6 पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। 3 पैरामीटर्स आपको मिलेंगे, 3 पैरामीटर आपने खुद से कैलकुलेट करने हैं। अब ये कहाँ से मिलेंगे, टोटल सेल आपको कहाँ से मिलेगी, आपके शॉपिफाई से। शॉपिफाई पे टोटल सेल कल के दिन में, परसों के दिन में, एक महीने में, एक साल में, एक सदी में कितनी आई। ऑर्डर्स कहाँ से मिलेंगे, ये भी शॉपिफाई से मिलेंगे। मार्केटिंग कॉस्ट ये आपको फेसबुक बिजनेस अकाउंट से मिलेगी। ठीक है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होता है, आपके पास 50 ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास टोटल जीएमवी बन रहा है, लेट्स सपोज आपके पास आगे 60,000 रुपए के ऑर्डर आए, और टोटल ऑर्डर थे आपके पास 40। एक ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी एवरेज। ठीक है, कि क्लास में 10 बच्चे हैं, ये मेरे ख्याल से तीसरी चौथी के मैथ्स में आता था शायद, ये पांचवी छठी में होता होगा, कि जी एक क्लास में 5 बच्चे हैं और 10 सेब पड़े हैं, तो एक बच्चा ऑन एवरेज कितने सेब उसके हिस्से में आएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम टोटल सेबों को डिवाइड कर देते हैं टोटल बच्चों से। एवरेज ऑर्डर वैल्यू, टोटल ऑर्डर की वैल्यू कितनी थी, टोटल ऑर्डर्स कितने थे उसका, उससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एवरेज आ गया। यार इसका एवरेज है 1,500 रुपया, कि 40 बंदों ने 1,500 का ऑर्डर किया, हर बंदे ने एक ऑर्डर किया, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 60,000। कि अगर 40 लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे और हर बंदा 1,500 का ऑर्डर प्लेस करेगा, तो टोटल 60,000 होगा। ठीक है, तो इसी को रिवर्स कर दिया कि टोटल 60,000 थे, 40 बायर थे, एक बंदे ने ऑन एवरेज कितना बाय किया। अब इसमें से हो सकता है एक बंदे ने 3,500 का बाय किया हो, एक बंदे ने 500 का बाय किया हो, एक बंदे ने 250 का बाय किया हो, एक बंदे ने यम 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 6,000 का बाय किया हो। तो इन सब की जब आप एवरेज निकाल लेते हो, तो आपके पास एक नंबर आ जाता है, वो होती है इन तमाम लोगों की एवरेज की, ऑन एवरेज दिस अमाउंट। ठीक है, अब आपको जो फेसबुक कॉस्ट मिलती है वो मिलती है फेसबुक के प्लेटफॉर्म से। लेट्स सपोज कि मुझे 800 रुपये में 40 ऑर्डर आए, 8,000 रुपये में 40 ऑर्डर आए, एक ऑर्डर की वैल्यू थी, वो थी 1,500 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा, वैसे मैं इसको उल्टा पढ़ाता हूँ, आज मैं उल्टे से समझा रहा हूँ। ठीक है, कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर लाने की कॉस्ट क्या थी, मैं 40 ऑर्डर लेके आया 80,000 लगा के और 8,000 लगा के, एक ऑर्डर कितने का आया। ठीक है, अब मैं इसको क्या डिवाइड करूंगा, टोटल कॉस्ट जो फेसबुक कॉस्ट लगी है डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स। एक ऑर्डर पड़ा मुझे 200 रुपये में। ठीक है, मैंने टोटल ऑर्डर्स कितने लिए, 40, टोटल कॉस्ट कितनी लगाई 40 ऑर्डर लाने के लिए, 8,000, एक ऑर्डर लाने की कितनी कॉस्ट लगी, 200 रुपये। फिर आता है आपका मार्केटिंग स्पेंड, जो कि है आपके इस पूरे टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। खैर सारे इंपॉर्टेंट है, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्डर लाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, इसकी परसेंटेज कहाँ से निकालेंगे। ये तो आपको पता है कि टोटल ऑर्डर लाने के लिए आपने 8,000 लगाया, 8,000 रुपये आपने स्पेंड किया किस वैल्यू की चीजें लाने के लिए, वो था 60,000। ठीक है, तो हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, इसकी परसेंटेज निकालेंगे हमने टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स, और इसका हमने निकाल लिया परसेंटेज, ये ऊपर ये परसेंटेज का साइन है। ठीक है,
ये हमारे पास परसेंटेज आ गई 13%। अब इस ये सही है गलत है इसको समझने के लिए इसको हम अभी सफ़ाई हस्ती से दूर करते हैं और हम आ जाते हैं वापस अपने इस प्लान के ऊपर। इनकी आपको शॉर्ट कीज तो समझ में आ गई। इसके रंग को कर देते हैं हम, ये नहीं बुरा लग रहा है, इसको रंगीन करते हैं ये, और ठीक है। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें इस पे प्लान बनाना है। अभी हम पहले आते हैं प्लान वाले पार्ट पे। ये है हमारा प्लान और इसका हम नाम देते हैं प्लान ए। अब प्लान ए क्या है, प्लान ए में हमें ये नहीं पता हमने क्या कंपेन बनानी है, हमें कितना पैसा लगाना है, हमें क्या अचीव करना है। ठीक है, अभी हम बिल्कुल ब्लैंक हैं, हमने अभी अपनी कंपेन बनाना स्टार्ट नहीं की, अपनी वर्किंग करना स्टार्ट नहीं की। ठीक है, हम बिल्कुल ब्लैंक हैं अभी इस टाइम। एक चीज का हमें पता है, वो चीज क्या है, वो है, मैं बेसिकली दो चीजों का पता है। मार्केटिंग स्पेंड 20%। अब आपकी मार्केटिंग या आपकी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है वो ये कहती है कि आपने जितने पैसे कमाने हैं या जितने की सेल करनी है अपनी प्रोडक्ट, उसका एटलीस्ट 20% आप उसकी मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करोगे। ठीक है, या आपको मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। लेट्स सपोज मैंने 100 रुपए की एक चीज को बेचना है। ठीक है, मेरे पास एक है हेडफोन, लेट्स सपोज 100 रुपए का। तो मेरे कानूनदान और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपने उसका 20% उसकी मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करना है। इसका 20% हो गया 20 रुपए, कि मुझे उसकी 20 रुपए के ऊपर मार्केटिंग करनी है। ठीक है, अगर मेरा टारगेट है कि यार मुझे लेट्स सपोज 50 लाख की सेल करनी है, तो मेरे पास एटलीस्ट 10 लाख उसके स्पेंडिंग का बजट होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट का बजट होना चाहिए। ठीक है, इतना मैं उसके ऊपर एडवर्टाइज करूंगा। अब आप टीवी पे ऐड देखते हो कोक के, या डिफरेंट तरीके की एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है, अब आप ये ज्यूम करिए, लेट्स सपोज जिस तरह HBL PSL को स्पॉन्सर कर रहा है, ये HBL अपने इतने हजारों एड चलाता है टीवी पे, डिफरेंट ब्रांड्स इतने एड चलाते हैं। उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, ठीक है, वो एड्स चलाने से पहले उस एड की कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, एड कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके लिए टारगेट सेट किया जाता है 80% अबव। ठीक है, जिसने हमने यहाँ से 20% माइनस कर दिया, इसका 20% ये बनेगा, इसका 180% जो कि 100% ये हो गया, और इसका 80% अबव हो गया। ठीक है, वो कितना बनेगा, हमें ये अचीव करना है। ठीक है, कि लेट्स सपोज HBL को PSL ने प्रपोजल दिया कि जी मैं आपको टाइटल स्पॉन्सरशिप देता हूँ, ठीक है, अपने इस PSL की। ठीक है, उनके लिए वो मार्केटिंग एड कॉस्ट हो गया। लेट्स सपोज मैं ऐसी 10 लाख रुपए लूंगा आपसे, और मैं आपको टाइटल स्पॉन्सरशिप दे दूंगा। अब HBL ने पीछे बैठ के सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि ये 10 लाख लगाने के बाद मेरा रेवेन्यू कितना बढ़ेगा। अब पूरे पाकिस्तान में एडवर्टाइज किया जा रहा है, हर जगह दिख रहा है, लोगों को उसकी एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है। तो लोग क्या करते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट को देख के यार कौन से बैंक में अकाउंट खुला है, HBL में खुलवा लो। क्यों? क्योंकि यार HBL उनको हर जगह इतना नजर आया, अब उनके दिमाग में वो HBL बैठ गया। ठीक है, चलिए हम इसको अपनी फेसबुक मार्केटिंग की टर्म में यूज करते हैं, कि मैं आपको कहता हूँ कि जी आपका 1 लाख रुपया फेसबुक की का बजट होगा। ठीक है, अब आपने जो कैलकुलेट करना है वो ये करना है कि यार किस अमाउंट का 20% बनता है 1 लाख। ठीक है, तो ये 1 लाख, सॉरी 10 लाख बनता है 50 लाख का, 5 मिलियन का 20% बनेगा 1 मिलियन। तो मुझे 1 मिलियन लगा के सेल लेके आनी है फिर 5 मिलियन की। ठीक है, ये आपका टारगेट सबसे पहले हो गया, आपके मार्केटिंग स्पेंड।
मेरे पास इतना पैसा है लगाने के लिए, स्पेंड करने के लिए। अब मैं आ जाता हूँ, दूसरी चीज़ मुझे मालूम होती है, वो होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है। अगर मेरे पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू नहीं, मेरे पास एक ऑर्डर भी नहीं आया हुआ, अभी तक मैंने कोई कंपेन नहीं चलाई, तो मुझे ये नहीं पता कि मेरी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है। ठीक है। फिर मैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू अपनी फाइंड करता हूँ या उसको गेस करता हूँ अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के ऊपर। ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस। यार ऑन एवरेज मेरी प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस क्या है? मेरे पास लेट्स सपोज 5 प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट है मेरी 600 रुपये की, दूसरी प्रोडक्ट है मेरी 1200 रुपये की, तीसरी प्रोडक्ट है मेरे पास 6000 की, चौथी प्रोडक्ट है मेरे पास 190 रुपीज़ की, और पांचवी प्रोडक्ट है मेरे पास 550 की। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके एवरेज लेने के लिए सबको सिलेक्ट करूँगा, और ये ऊपर फार्मूला के ऊपर क्लिक करूँगा, और ये मेरे पास एवरेज आ गई। एवरेज मेरी बन गई 1708 रुपये। तो मैं अज्यूम यही कर रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, कि यार मेरी जो प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस है, एवरेज सेलिंग प्राइस जो मेरी है, वो इतनी है, और इतने का ही मेरे पास ऑर्डर आएगा। हो सकता है मेरे पास 10 के 10 1200 के ऑर्डर है, मेरी एवरेज बास्केट से 1200 बने। 6000 की चीज़ मैंने ऐड की है, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट ऊपर जा रही है, 6000 का एक ऑर्डर भी नहीं आया, 600 रुपये आ जाए। पर हम एज्यूम कर रहे हैं अभी। ठीक है, जिस तरह वो मैथ्स में होता है ना कि लेट्स एज्यूम एक्स इज इक्वल टू दिस, तो हमने लेट्स एज्यूम एक्स इज इक्वल टू दिस कर लिया। ठीक है। अच्छा, तो मेरी जो सेलिंग प्राइस है एक ऑर्डर की, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स में लिख लिया एक। ठीक है। एक अगर ऑर्डर आएगा जिसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू होगी ये, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस भी होगी। ठीक है। अब मुझे इसका कैलकुलेट करना है कि इस पे मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है। उसके लिए मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ कि इस की 20%, जो एक ऑर्डर आ रहा है उसका 20% कितना है। ठीक है। इस प्राइस के ऊपर, क्योंकि अभी एक ही ऑर्डर है मेरे पास। ठीक है, मैं एक ही ऑर्डर बना, वो बन जाएगा 341 रुपीज। ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट कर लिए तीन चीजें, कि मेरे पास एक ऑर्डर आएगा 1708 रुपये का, एक ही ऑर्डर है, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, 341। ठीक है। कॉस्ट पर ऑर्डर भी, क्योंकि एक ही ऑर्डर है तो वो इतना ही कॉस्ट करेगा। मार्केटिंग स्पेंड 20% है, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी एक ही है, क्योंकि एक ही ऑर्डर है। अगर यहाँ पे ऑर्डर दो होते तो उसकी एवरेज बास्केट साइज ऊपर हो जाती। ठीक है। नाउ मेरा एडवर्टाइजमेंट प्लान क्या बनेगा, कि अगर मैं 341 रुपीज स्पेंड करूंगा तो मेरे पास एक ऑर्डर आएगा, जो ऑर्डर साइज ऑर्डर वैल्यू ये होगी। अगर अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 5 ऑर्डर चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू से। ठीक है। ये मेरे पास आ गया, इतनी टोटल सेल होगी 5 ऑर्डर्स पे। कॉस्ट कितनी लगेगी, एक ऑर्डर की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये मेरे पास कॉस्ट आएगी। तो अगर मैं 1700 रुपया लगाऊं, और 20% के हिसाब से मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5 आए, तो मेरी जो टोटल सेल होगी वो 8540 होगी। समझ आ रही है? ठीक है। अब इसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू मैं निकाल लूँ। कैसे निकालता हूँ, इसको डिवाइड कर दूंगा इसके साथ, वो यही आ गई। फेसबुक कॉस्ट निकाल ली, वो इसके साथ यही आ गई। इसका मार्केटिंग स्पेंड निकाल लिया, 1700 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये 20% आ गया। ठीक है। एग्जैक्टली यही आ गया। तो ये बन गया मेरा बेसिकली प्लान ए। अब प्लान ए क्या है, मैं इसको रिपीट करता हूँ, कि मैंने फेसबुक के ऊपर लगाने हैं 1705 रुपये। इस 1700 लगा के मेरे पास 5 ऑर्डर्स आने चाहिए। टोटल वैल्यू होगी 8540 रुपये, टोटल सेल होगी 8540 रुपये। एक ऑर्डर की वैल्यू जो होगी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू होगी, वो 1708 रुपये होगी। पर ऑर्डर कॉस्ट 341 होगा, 20% मार्केटिंग स्पेंड के साथ। ठीक है। ये होगा मेरा प्लान। ठीक है, मैंने इसी प्लान को कर दिया जी लॉक। ठीक है। अब मैंने इसके हिसाब से 1700 का बजट रखा और ऐड चला दिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो माइंड में रखने वाली है ना, वो ये है
आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट है, जीरो, आपने उस अभी तक स्पेंडिंग की हुई है, उस पर कोई ऑडियंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आपको एटलीस्ट 20 से 25 डेज तक और 30 से 40 हज़ार तक अपने अकाउंट को सेट करने के लिए, अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इतना पैसा और इतना टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल जीरो अकाउंट से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि आप पहले दिन 1700 लगाओगे तो पहले दिन सेल आ जाए। एटलीस्ट 20 से 25 दिन आपके ऐड चलेंगे, 40 से 50 हज़ार रुपया स्पेंडिंग होगी, तो आपकी बैकएंड के ऊपर ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन होना शुरू होगी। मैंने आज अपना ऐड चलाया, फेसबुक एल्गोरिदम में काम करना शुरू कर दिया। इसको ऐड दिखाएं नहीं चल रहा, दूसरे को ऐड दिखाएं नहीं चल रहा, तीसरे को ऐड दिखाएं नहीं चल रहा, चौथे को ऐड दिखाएं, एक परचेज आगे उसको नोट डाउन कर लिया, अब चौथे जैसे पांचवें बंदे छठे बंदे को वो बाय कर रहे हैं नहीं कर रहे। बैक एंड के ऊपर ये वर्किंग करता रहेगा, 20 से 25 दिन वो ये वर्किंग चलेगी। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ यार, ये इस ऑडियंस के लिए ये प्रोडक्ट है, ये आपकी कलेक्शन है, ये वाले पेज के ऊपर ये ऑडियंस सेट हो रही है। ठीक है। अच्छा खैर, ये आपकी जस्ट एक आइडिया के लिए बात की थी। हमने ये अपना प्लान बनाया और इस प्लान को लॉन्च कर दिया। ठीक है। अब ये था हमारा प्लान। अब इसके अगेंस्ट हमें एक्चुअल नंबर क्या आया, वो हमें यहाँ पे नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज मैंने टारगेट किया हुआ था कि मेरे पास 8,000 के ऑर्डर आएंगे, मेरे पास इतने के ऑर्डर आए। मैंने 5 ऑर्डर किए थे, इतने आए, और जो मेरे स्पेंडिंग थी वो इतनी हो गई। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली डेटा क्या बन रहा है, सब कुछ की- मैंने टारगेट क्या किया था, मेरे पास एवरेज बास्केट साइज आए 1700, एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर मेरे पास आ गया 1900। मेरे पास कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आ गया, मेरे पास मार्केटिंग स्पेंड कितना होना चाहिए, मार्केटिंग स्पेंड कितना आ गया। ठीक है। So, अब ये आ गया मेरे पास एक्चुअल नंबर, कर देते हैं फिलहाल। प्लान ए, प्लान हमारा ये था कि हमारा 20% मार्केटिंग स्पेंड रहेगा। ठीक है। अब सारी चीजें ऊपर नीचे हो गई। ठीक है। 8,000 टारगेट किया था, 5,600 आया। 5 ऑर्डर टारगेट किए थे, 3 ऑर्डर है। एवरेज मार्केटिंग कॉस्ट 1705 लगाई थी, 1780 लगी, वो भी एक्सीड कर गई, मार्केटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा लगी। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1700, मैंने सोचा था कि 1700 आएगी या प्लान किया था, बट वो बढ़ गई, 1900 आ गई, तो लोगों ने महंगी चीज़ों को बाय किया। ठीक है। इसका ये मतलब होता है एवरेज बास्केट साइज बढ़ जाए तो आपकी महंगी चीज़ें बाय हो रही है, एवरेज बास्केट साइज कम हो जाए तो आपकी सस्ती चीज़ें बाय लोग खरीद रहे हैं। कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट मैंने टारगेट की थी 350, वो तकरीबन 600 आ गई। ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने टारगेट किया था कि 20% मार्केटिंग स्पेंड हो, पर वो 31% मार्केटिंग स्पेंड हो गया। इसका ये मतलब है कि मैंने जितना पैसा कमाया उसका 31% तो सिर्फ फेसबुक कॉस्ट थी। ठीक है। 100% मेरा प्रोडक्ट की कॉस्ट सेल में कर रहा हूँ, 100% से 35% निकल गया, 31% निकल गया सिर्फ फेसबुक ने, पीछे बच गया मेरे पास ये। ठीक है। 69%। इसमें से अगर 40% मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है तो मेरे पास बच गया 29%। इसमें से मैंने कुछ रिटर्न कैंसिलेशन निकाल दिए। ठीक है। मेरे पास बच गया 19%। इसमें से जो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी हुई थी, लेट्स सपोज 12-15% मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, तो मेरे पास बच गया नथिंग, कुछ भी नहीं, जीरो। ठीक है। अब अगर मेरी यही कॉस्ट आई होती, लेट्स सपोज ये ऑर्डर आए होते अ, इतना पैसा स्पेंड करके, ठीक है, मैं 10% मार्जिन से अबव होता। ठीक है। वो मार्जिन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्चुअल में कितना होता। मैंने 5,000 की सेल करके 900 रुपया कमा लिया होता, और अगर ये जो लास्ट रिकॉर्ड के मुताबिक 1780 की आई थी, तो इसमें मेरे पास 300 बचा, तकरीबन 600 रुपये जो कि मेरी जेब में आने चाहिए थे, वो फेसबुक खा गया सिर्फ इस मार्केटिंग स्पेंड हाई की होने की वजह से। अगर यही मेरा 600 रुपये में 3 ऑर्डर आए होते तो 5,000 की सेल में से 1,500 वो अमाउंट होती जो कि मेरी जेब में जाती।
ठीक है। बट मैंने 1780 रुपये स्पेंड किए। ठीक है, तो ये मेरे पास 1200 रुपया मेरा फेसबुक खा गया। जो मेरी जेब में आना चाहिए था वो फेसबुक की जेब में चल। ठीक है, तो मार्केटिंग स्पेंड दिस मच इम्पोर्टेंट। अब मैंने न्यू प्लान बनाया, प्लान बी। ठीक है, प्लान बी मैंने क्या बनाया कि यार मेरे पास 1790 एवरेज बास्केट साइज आया है। ठीक है, लोग थोड़ी सी मेरी महंगी चीज़ों को बाय कर रहे हैं, तो मुझे इसी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। मुझे इसको लेके जाना है 2000 तक। कैसे लेके जाऊंगा? मैं अपने कैटलॉग सेट बनाऊंगा, अपने प्रोडक्ट सेट बनाऊंगा महंगी चीज़ों के। मैं अपने एड्स में महंगी चीज़ों को दिखाऊंगा, मैं महंगी चीज़ों के एड लगाऊंगा कि उनकी सेल आए। ठीक है, कि मेरा एवरेज बास्केट साइज इंप्रूव हो यहाँ पे। फिर मैंने टारगेट किया था 20% पर, वो आके 31%। तो ठीक है, स्टार्ट यार, इट्स ओके। अब मैं बेंच मार्क इस 20% को मैं भूल जाऊंगा, बेंच मार्क में रखूंगा इस 31 को कि यार पिछले महीने मेरे पास 31% आया था। अब मुझे इसको कैप करना है 20% के अंदर अंदर। ठीक है, तो मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर कितना बन जाएगा? 500 रुपया। कि अगर मैं 500 रुपया लगाऊंगा तो मेरे पास कितनी सेल आएगी? एक ऑर्डर है 2000, एवरी बास्केट साइज 2000 है। मुझे 2000 रुपये की एक प्रोडक्ट को सेल करना है। 500 रुपया फेसबुक पे लगाऊंगा, 2000 उसका एवरेज बास्केट साइज होगा, कॉस्ट पर ऑर्डर 500 होगा, मार्केटिंग स्पेंड 25% होगा। ठीक है, अब मैं इसी को, 3 ऑर्डर्स आए थे पहले, अब मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स को बढ़ाता हूँ। ठीक है, यार मुझे 6 ऑर्डर चाहिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय कर लिया आपने 6 से, 12,000 की टोटल सेल चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग स्पेंड कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 25% से। 3,000 रुपया मैं फेसबुक पे लगाने को तैयार हूँ। एवरेज बास्केट साइज क्या होगी? 2,000 रुपये। कॉस्ट पर ऑर्डर क्या होगा? ये मार्केटिंग स्पेंड कितना होगा? यस, 25%। ठीक है, अब ये था मेरा प्लान बी। अब एक्चुअल बी कितना आया? लेट्स सपोज मेरा 14,000 की सेल आ गई। मैंने 6 ऑर्डर एक्सपेक्ट किए हुए थे, ऑर्डर आ गए मेरे पास 7। मैंने 3,000 का बजट स्पेंड किया था, तो 3,200 स्पेंड हो गया। थोड़ा सा बजट ज़्यादा लग गया। मार्केटिंग, अब एक ऑर्डर कितने का आया? 2,000 का ही। स्पेंडिंग कितनी हुई कॉस्ट पर ऑर्डर? ये, और मार्केटिंग स्पेंड। यस। अब ये बताओ जल्दी से कि प्लान ए और एक्चुअल बी में अच्छा क्या है? एक्चुअल बी क्यों अच्छा है? वाई? क्यों अच्छा है? 2,000 टारगेट किया था, 14,000 आगे, 6 टारगेट किया था, 6 7 ऑर्डर आगे, पर 3,000 टारगेट किया था, 3200 लग गया। सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्पेंड, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्पेंड की बेस के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये कैंपेन हमारी अच्छी चली या नहीं अच्छी चली या बुरी चली। ठीक है, एक बंदे ने ऐड चलाया, और उसके पास ऑर्डर आ गए 40,000 के, 40 एक दो तीन। ठीक है, और उसके पास ऑर्डर आ गए 120। फेसबुक पे उसने स्पेंड किया 5,000। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसका एवरेज बास्केट साइज क्या होगा? एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होगी? 2,000। कैसे? हाउ? हाउ एंड व्हाई? कैसे 2,000 होगी?
चलो यार सारे जरा अपने माइक को अनम्यूट करो और बताओ इसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होगी। जी तो सिर्फ सर ये 40,000 उसको हम 120 से डिवाइड करेंगे नहीं, तो इससे आएगी। 40 को हम 120 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। नहीं नहीं, नहीं नहीं। 333 एवरी सही है गलत है मुझे नहीं पता, मुझे आप बताओ। सीपीयू 333 होगी। अच्छी बात है, जी सीपीयू 333 होगी। आप लाइफ लाइन यूज कर सकती हैं। ठीक है, कॉस्ट पर ऑर्डर क्या होगा। अब मुझे ये बताओ कि मुझे किसको किससे डिवाइड या मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करना है। कॉस्ट पर ऑर्डर निकालने के लिए मुझे किस पैरामीटर को या किस अमाउंट को, वैल्यू को किसके साथ डिवाइड करना है, तो मेरे पास एम कॉस्ट पर ऑर्डर। डिवाइडेड बाय 120। क्या डिवाइडेड बाय। 120 ऑर्डर्स। स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स। यस। इससे मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर निकल के आएगा। आर यू श्योर। नहीं नहीं नहीं। मैं कहता हूँ सोच लो। चलो फिलहाल हम इसको सही मान लेते हैं, तब तक आप सोचें। बुट्टा द नाइटमेयर। ओ माय गॉड, बुट्टा साहब द नाइटमेयर, बुट्टा नाम से वैसे बहुत डर लगता है। क्या वही बुट्टा है जो मैं सोच रहा हूँ। अगर हाँ तो मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो मुझे बताओ कि कॉस्ट पर ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मार्केटिंग परसेंटेज कैसे निकलेगी। जीएमवी को मार्केटिंग कॉस्ट से करेंगे 5000 से 40,000 किससे डिवाइड करेंगे बाय पहले। जीएनवी टू मार्केट कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट को करेंगे हम, नहीं क्या करेंगे हम, जीएमवी जी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड कर लेंगे 5000 से अगर। 5000 डिवाइड कर लेंगे, ये तो 8 आ गया। इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, ये तो 800% बन जाएगा। ये क्या करा दिया आपने। सीपीयू के साथ होगी मेरे ख्याल से। मेरे हाथ से आपने क्या पाप करवा दिया। कोई और बता दे यार। जी जुहेब, जुहेर। तो यार मुझे तुम्हें वो मैसेज करना था, मैं भूल गया। अच्छा सर, जीएमवी डिवाइड बाय अगर मार्केटिंग कॉस्ट करें तो ये आ सकता है। जीएमवी डिवाइडेड बाय मार्केटिंग कॉस्ट करें तो ये तो वही पाप हो गया दोबारा से। ओ सॉरी सॉरी, मतलब मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय मार्केटिंग कॉस्ट जीएमवी। डिवाइडेड बाय जीएमवी, जी ये 13% हो गया। जी यस। यही है सर। यही है, आर यू श्योर, पक्का। जी सर श्योर, क्योंकि कॉस्ट पर अच्छा अब ऑर्डर मुझे भी ये बताओ, कम आ रहा अब मुझे ये बताओ मेरी कंपेन अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। है। अच्छी ऑब्वियसली चल सर रही। अच्छी चली। मैं किस चीज 13% मार्केटिंग कॉस्ट है। मैं इसको अच्छा किस चीज से मैयर करूंगा कि अच्छी है। मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग परसेंटेज। मार्केटिंग परसेंटेज से 13% से। 13 अब मुझे ये कैसे पता चलेगा ये 13% अच्छा या बुरा है। इसलिए कि 20% के अंदर है, अंडर है। सर जो हाँ, मार्केटिंग कॉस्ट लग रही है ट्वेंटी वो परसेंट के कम लग अंडर रही है, इट्स 20% के अंडर है, इट्स ओके। बट गुड। मैंने इस 13 को क्या 20% से कंपेयर करना है। इसका कंपैरिजन मैं किससे करूंगा। इसका कंपैरिजन करूंगा मैं अपने बनाए हुए प्लान से, टारगेट से। ठीक है, कि मैंने आपको बताया कि एक मैंने प्लान बनाया, फिर मैंने एक्चुअल किया, फिर मैंने प्लान बनाया, फिर मैंने उस पर एक्चुअल नंबर डाला। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं एक प्लान बनाऊंगा, इस प्लान को कहते हैं मीडिया प्लान। ठीक है। अब मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, लेट्स सपोज, एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल में दर हकीकत में ऐसा ही होता है। मैं उसको ये कहता हूँ कि सर मैं आपको एक मीडिया प्लान बना के दूंगा, मैं आपको एग्जैक्टली लिख के दूंगा कि मैं कितनी सेल आपको ला के दे सकता हूँ। ठीक है। तो वो पहली फुर्सत में परेशान होता है कि यार ये क्या बात कर रहा है, कि ये मुझे कौन लिख के दे सकता है कि यार मैं आपको इतनी सेल ला के दे सकता हूँ। ठीक है? अब मैंने उसका कुछ डाटा लिया, अगर उसकी पिछली कैंपेन्स चल रही हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा जी मैं मार्च में उसको ऑन बोर्ड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा फरवरी 2024, फरवरी के पूरे महीने में उसकी लेट्स सपोज 45,000 के ऑर्डर्स थे, टोटल ऑर्डर्स थे 40, और उसका फेसबुक पे टोटल कॉस्ट लगी 3,000। ठीक है। ये नंबर मैंने उसके डेटा से निकाल लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने उसको उसका एवरेज बास्केट साइज निकाला, टोटल ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल जीएमवी डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स, मेरे पास उसकी एवरेज बास्केट साइज निकल आई। कॉस्ट पर ऑर्डर, टोटल मार्केटिंग स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स, कॉस्ट पर ऑर्डर निकल आया, और टोटल मार्केटिंग स्पेंड डिवाइडेड बाय जीएमवी, तो ये मार्केटिंग स्पेंड निकल आया। ठीक है। अब मेरा 20% से कोई लेना देना नहीं है, वो 20% मैं भूल चुका। अब मेरा जो टारगेट है वो है 7%। ठीक है। अब मेरा टारगेट है 75 रुपये। अब मेरा टारगेट है 1125 रुपये। ये मेरे 3 टारगेट है। ठीक है। अब इसको बेस बना के मैं अपना नेक्स्ट टारगेट बनाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट टारगेट क्या बनाऊंगा, मैंने पिछले फरवरी के महीने में 45,000 की सेल की थी, मुझे इस महीने 5,000 की सेल करनी है, 5,000 इंक्रीमेंट के साथ। इंक्रीमेंट की जो अमाउंट परसेंटेज बनती है वो अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन आपकी बन जाएगी 10% इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मैं यहाँ से एवरेज बास्केट साइज पहले कैलकुलेट करूंगा कि यार मेरी पिछले महीने इतनी बास्केट साइज थी, मुझे इस बास्केट साइज को एक 100 रुपये से इंक्रीज करना है, एटलीस्ट एक 100 रुपीज से मैं इंक्रीज करूँ। ठीक है। अब इस 100 के अकॉर्डिंगली मुझे कितने ऑर्डर्स चाहिए, मुझे इतने ऑर्डर्स चाहिए कि मेरे एवरेज बास्केट साइज बढ़ रहे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं बढ़ रहे बट एवरेज बास्केट साइज बढ़ रहा है। ठीक है। मैंने मार्केटिंग कॉस्ट पिछले महीने 3,000 लगाई थी, इस महीने में 2900 रुपया स्पेंड करूँ। ठीक है। 100 रुपया वहां से कम कर, मेरा मार्केटिंग स्पेंड भी कम हो जाएगा। ठीक है। और मेरी कॉस्ट पर ऑर्डर भी कम हो जाएगी। अब ये है मेरा टारगेट। ये था मेरे पास फरवरी का डाटा, और ये था मेरे पास अगले महीने का टारगेट। इस महीने मुझे क्या करना है, मुझे 50,000 के ऑर्डर लेके आने हैं, मुझे 41 टोटल ऑर्डर चाहिए। मेरा मार्केटिंग स्पेंड जो मेरे पास स्पेंड करने को पैसा है वो है 2900 रुपया। मेरे पास एवरेज बास्केट साइज 1215 ऑन एवरेज मेरे पास ऑर्डर आने चाहिए, और मेरा जो कॉस्ट पर ऑर्डर है वो 70 रुपये होने चाहिए 6% मार्केटिंग स्पेंड के साथ। ठीक है। ये होगा मेरा टारगेट। अगर मैं 7% से नीचे नहीं ला सकता तो एटलीस्ट मैं इसको मेंटेन करूँ विद द इंक्रीमेंट ऑफ सेल्स या ऑर्डर्स या एवरेज बास्केट साइज। ठीक है। मैं अगर ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को टारगेट नहीं करूं, मैं सिर्फ एवरेज बास्केट साइज को टारगेट करूं, खैर मैं महंगी चीज़ें बेचूं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं बढ़ेंगे बट मेरी सेल बढ़ रही है। ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, 100 रुपये का इंक्रीज किया। ठीक है। एक ऑर्डर इंक्रीज होने से 5,000 वैल्यू बढ़ गई। ठीक है। मैं ऑर्डर्स पे अगर इंक्रीमेंट करूंगा तो कॉस्ट पर ऑर्डर को मैं टारगेट करूंगा। अगर मैं इसको 1125 ही रहने दूं, ठीक है, तो मुझे 4 ऑर्डर्स बढ़ाने पड़ेंगे, और ये 10 रुपये कम हो रहा है कॉस्ट पर ऑर्डर। पिछले प्लान के हिसाब से अगर मैं इसमें सिर्फ एक 100 रुपया बढ़ाता हूँ तो मैं 5 रुपये कम कर रहा हूँ, बट एक ऑर्डर को सिर्फ कम कर रहा हूँ। मैं ज्यादा ऑर्डर्स को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ महंगे ऑर्डर्स को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है। और मार्केटिंग कॉस्ट में अगर मैं सेम यही रखूँ, ठीक है, तो 2 रुपये में फर्क आ रहा है सिर्फ। मार्केटिंग स्पेंड
ये नीचे ले आया, 1% मार्केटिंग स्पेंड नीचे आ गया, 2 रुपये मेरी कॉस्ट नीचे आ गई, सिर्फ 100 रुपया एवरेज बास्केट साइज बढ़ाने से। अगर यही 100 रुपया कम हो जाता है तो मुझे ये ऑर्डर्स बढ़ाने पड़ेंगे, और मुझे 9 और 5 कितना हो गया, 14। मुझे 14 रुपये कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, कॉस्ट पर ऑर्डर की। कि मेरे पास पहले 75 रुपये का ऑर्डर था, मेरे पास 61 का ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको इतना कम करना शायद मेरे लिए मुश्किल हो। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? अच्छा, अब आपने अपना मार्केटिंग प्लान कैसे बनाना है। आपको पता है मेरे पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू ये है, 20% का बजट है मेरे पास। ठीक है, मुझे एक ऑर्डर चाहिए, एक ऑर्डर मुझे आएगा 400 रुपये में, मार्केटिंग स्पेंड मेरा 400 होगा, और जीएमवी मेरा वही होगा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे अपना नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाना है कि यार मेरे पास पर डे, ठीक है, पर डे एटलीस्ट मेरे पास 30 ऑर्डर होने चाहिए। अब मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि एटलीस्ट मेरे पास 30 ऑर्डर्स होने चाहिए डेली के। 20% के हिसाब से कॉस्ट पर ऑर्डर मेरे पास आ रहा है 400, एवरेज ऑर्डर वैल्यू है मेरे पास 2000। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाय एक ऑर्डर की कॉस्ट, तो टोटल ऑर्डर की कॉस्ट इतनी आ जाएगी। 30 मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑर्डर वैल्यू 60,000। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 20%। ये था मेरा पर डे का टारगेट। लेट्स सपोज मैंने इसको अचीव भी कर लिया। अब नेक्स्ट मंथ में प्लान बनाता हूँ कि यार मैं इसमें इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, पर डे ऑर्डर्स भी इंक्रीज करना चाहता हूँ। अब मेरा, और इसको मैं लेके आना चाहता हूँ 18% पे। अब मेरा क्या हिसाब बनेगा, पर ऑर्डर मुझे इतने का चाहिए, मार्केटिंग कॉस्ट मेरी टोटल लगेगी इतनी। ठीक है, और टोटल ऑर्डर्स मेरे पास आएंगे, ये ये है मेरे पास मेरा टोटल टारगेट। अब इसके ऊपर मैं अचीवमेंट लिखता हूँ कि यार मेरे पास एक्चुअल में अचीवमेंट क्या हो रही है। ठीक है, फिर अचीवमेंट के ऊपर मैं प्लान बनाता हूँ। लेट्स सपोज अचीवमेंट मेरा आ जाता है 40%। फिर इस अचीवमेंट के ऊपर मैं नेक्स्ट प्लान बनाता हूँ कि यार मुझे अब इस 18 को टारगेट नहीं करना, 20 को टारगेट नहीं करना, मुझे अब इस 40 को ट्रिगर करना। आपके प्रोडक्ट, आपकी नीश, आपकी ऑडियंस, प्रोडक्ट रेंज, आपकी प्राइस, इन चीज़ों के ऊपर मैटर करता है आपका मार्केटिंग स्पेंड। बस एक आइडिया के लिए कि जिस तरह हवा में है कुछ, हम बिल्कुल, ठीक है, इस पजल को सॉल्व करने के लिए तो हम लेट्स एक्स इज इक्वल टू दिस कर लेते हैं, 20%। अब इस 20 से नीचे जितना जाते जाओगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यार मेरा ये 40% है। ठीक है, मैं नॉर्मली मेरे साथ क्या होता है, मुझे ना एक कंपेन का फेसबुक का स्क्रीनशॉट मोबाइल से लेके सेंड करते हैं, सर चेक करें कंपेन अच्छी है कि सही नहीं चल रही। तो नेक्स्ट टाइम आपने अपनी कंपेन को जज करना है, मैयर करना है, ठीक चल रही है कि ठीक नहीं चल रही, सिर्फ मार्केटिंग स्पेंड निकाल। ठीक है, सिर्फ आप उसका मार्केटिंग स्पेंड निकालो, आपको पता चल जाएगा अच्छी चल रही है कि बुरी चल रही है। 20 से नीचे है, इट्स ओके। ठीक है, 18% है, 19%, तो चलो ठीक है। ठीक है, अब सेकेंडली उसके पीछे मार्जिन भी आ जाते हैं। मेरा एक क्लाइंट चल रहा है जिसका मार्केटिंग स्पेंड 40 से 45% और वो बेहद खुश है। ठीक है, वो खुश क्यों है, वो 60 रुपये वाली चीज़ 2200 रुपये में बेचता है।
97% मार्जिन, ठीक है। अगर उसको 40% भी यहाँ से फेसबुक काट रहा है तो उसके पास 57% मार्जिन फिर भी बचता है, वो खुश है। अच्छा, तो आपका मार्केटिंग स्पेंड 20 से नीचे है, ओके है, ठीक है। सपोज हम कर लेते हैं अंडर 10, बहुत बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग। 10 से 15, ठीक है, ये आपका मार्केट स्टैंडर्ड, ठीक है, इट्स गुड। 15 से 20, ठीक है, ये आपका एवरेज। 20 से 30 के बीच में, ठीक है, तो ये डेंजरस है, डेंजर है, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। 30 से 40 के बीच में तो सीरियस मैटर है, आईसीयू कंडीशन है। और 40 से ऊपर है, अगर 40 से 50% से ऊपर, तो ये फिर डेथ, ये मौत है। तो इसको फिर आपको सीरियस बैठ के देखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसकी जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो आप करते हो अपनी लॉन्चिंग के 3 महीने बाद, ठीक है। 90 डेज तक अपने ऐड को आप चलने दो, उसके बाद उसको मैयर करना शुरू करो, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू करो, ठीक है। अब जो मेरे साथ होता है एक्चुअली, मेरा जितने मैंने स्पेंड को मैयर किया, देखा, या ब्रांड्स को देखा, ठीक है, फर्स्ट मंथ आपका मार्केटिंग स्पेंड 150% भी होता है। 150% का मतलब क्या है? आपने 1,000 रुपये की सेल की और आपका मार्केटिंग स्पेंड था 1,500। जितनी सेल की है उससे भी ज़्यादा आपने मार्केटिंग स्पेंड किया, ठीक है। दूसरे महीने ये कोई 70-80% या 100% के करीब आए, क्योंकि आपने 1,000 की सेल की, मार्केटिंग स्पेंड भी आपका 1,000 ही रहा। ये इसको आपने 1,500 ही रखा, अब आपकी सेल 1,500 ही होगी, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट मंथ, ये आपका सेकंड मंथ, ये आपका थर्ड। तीसरा महीना के जाके आपका वो 30-35 इसके करीब नहीं आ जाता, ठीक है, कि आपने 1,500 रुपया फेसबुक पे लगाया और 1,500 का 70%, 4,500। ये बजट उतना ही है, बट आपकी सेल बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ से 150% से 100% पे आ गया, फिर ये इंक्रीज कर दिया। फिर चौथे महीने से आप इसको ऑप्टिमाइज करना शुरू करोगे। ऑप्टिमाइज कैसे करोगे? अपने कस्टम ऑडियंस बना लोगे, आप अपने प्रोडक्ट सेट बना लोगे, आप उसमें डिफरेंट किस्म की एड्स लगाना शुरू कर दोगे। मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, सिंगल इमेज अलग लगा रहा हूँ, वीडियोस के लिए अलग लगा रहा हूँ, किसी में टारगेटिंग ऐड कर रहा हूँ, किसी में रीमार्केटिंग ऐड कर रहा हूँ, कोई डायनेमिक ऐड चल रहा है। ये प्रोडक्ट मेरी पिछले 3 महीने में अच्छी चली है, मैं इसके ऊपर चलाऊँ। मैं इन प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बिक रही, इसके ऊपर सेल डिस्काउंट कर दूँ, इसकी प्राइस को ज़्यादा कर दूँ, इसकी प्राइस को कम कर दूँ। हर महीने बाद, 2 महीने बाद मैं एक मेगा सेल अनाउंस कर दूं, स्टॉक क्लियरेंस सेल, विंटर सेल, 11/11, ईद, रमजान, शब बारात, होली, दिवाली, ठीक है। अब इनके ऊपर डिस्काउंट लगा दो, इन इवेंट्स को यूटिलाइज करो। भी रमजान इवेंट आ रहा है, अब रमजान सेल लगाओ, ईद के करीब आप ईद सेल लगा दो, बड़ी ईद बड़ी बचत, ठीक है। ये जितने भी ये सेल इवेंट्स होते हैं ना, ठीक है, अभी 23 मार्च के ऊपर पूरे पाकिस्तान के सारे सारे ब्रांड पाकिस्तान डे ऑफ, ठीक है। हमारा एक बॉस कहता था, अगर इन जो ग्राफिक्स बना रहे हैं उसमें से आधे लोगों को पाकिस्तान के स्पेलिंग गूगल से देख के लिखते हैं, और वो पाकिस्तान डे को मना रहे हैं। बेसिकली उनको पाकिस्तान डे से कोई मतलब नहीं है। 98% लोगों को पता भी नहीं है कि पाकिस्तान डे मनाया क्यों जाता है, किस लिए मनाया जाता है। बस उनको अपनी चीज़ बेचनी है, तो पाकिस्तान डे या छुट्टी वाला दिन है, चलिए पाकिस्तान डे लगा दो, ठीक है। 11/11 कौन मनाया जा क्यों मनाते हैं, कैसे शुरू हुआ, किसने स्टार्ट किया, किसी को पता नहीं, बस सेल है जी उस दिन, बस सेल लगा दो, डिस्काउंट लगा दो, सेल लगा दो, कि क्यों? सिर्फ अपनी सेल को इंक्रीज करने, सेल को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसे इवेंट्स को यूटिलाइज करो। अभी आप दे दो जी 3 दिन के लिए मेरी वेबसाइट पे जो भी ऑर्डर करोगे फ्री डिलीवरी है। वैसे मैंने 200 डिलीवरी चार्जेस रखे हैं, पर नेक्स्ट 3 डेज के लिए फ्री डिलीवरी, ठीक है। 1,500 वाली चीज़ को 700-800 की आपको मिल रही है, अब 1,100 में जी 2 दिन की डिस्काउंट सेल लगा दी, 1,100 में दे दो। फिर आप इनको इस तरीके कार से मेजर करते हो।
तमाम चीज़ों को, अपनी कंपेन्स को मैयर करने के लिए जो है वो मार्केटिंग स्पेंड के ऊपर मैयर कर। ठीक है। अब लेट्स सपोज आप एक चीज़ बेच रहे हो 5,000 की। ठीक है। वो चीज़ आपको मिल रही है 4200। 4200 में आपने ली, आपने उसको 8,000 की बेचने की कोशिश की, नहीं बिकी, 6,000 की नहीं बिकी, 5,000 में कर दी, तो वो बिकना शुरू हो गया। आपका टोटल जो इसमें से मार्जिन है, ठीक है, वो है 16%। अब अगर मैं 20% को माइंड में रखूंगा, तो ये तो मैं 4% लॉस पे बेच रहा हूँ। हर ऑर्डर पे मुझे 4% लॉस होगा। मल्टीप्लाई बाय 5,000 और 4200 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई, मेरा मार्जिन है 800 रुपये, फेसबुक कॉस्ट है 1,000 रुपये, तो मुझे इस पे तो लॉस है। सेल के लिए मैं अलग से एड सेट बनाता हूँ, अलग से बजट एलोकेशन करता हूँ, और वो बजट एलोकेशन 4% 5% के हिसाब से होती है। ठीक है। यार मुझे 250 का एक ऑर्डर आएगा, मेरे पास इन्वेंट्री 100 की पड़ी हुई है, मुझे फ्लैश आउट उसमें से एटलीस्ट 50 करने हैं, तो 50 ऑर्डर पे ऊपर 250 के हिसाब से इतना बजट है, तो मैं उतनी बजट उस पर रखूंगा। ठीक है। अगर उस बजट में भी सेल नहीं हो रही है, फिर मुझे सोचना पड़ेगा, अच्छा इसको इस मार्केटिंग स्पेंड को कम करने के तरीकेकार क्या क्या। अगर आपका मार्केटिंग स्पेंड बहुत ज़्यादा जा रहा है, जिस तरह हमने ये प्लान बनाया है, 3 महीने या इवन 6 महीने बाद भी आपका मार्केटिंग स्पेंड 30% से नीचे नहीं आ रहा, तो क्या क्या तरीकेकार हो सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले आपके एड्स ठीक नहीं है। एड्स ठीक नहीं है का मतलब आपके इमेजेस या वीडियोस प्रॉपर नहीं है, आई कैचिंग नहीं है, कस्टमर अट्रैक्शन नहीं हो रहा, उसमें कोई हुक नहीं क्रिएट हो रही कस्टमर के लिए। अपने इमेज को चेंज करो, अपने वीडियो को चेंज करो। ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी टारगेट ऑडियंस, आप बहुत ज़्यादा टारगेटिंग कर रहे हो या आपने बिल्कुल ब्रॉड पर रखा हुआ है, तो उसको जो भी कर रहे हो उसको चेंज करो, उसमें तब्दीली लेके आओ। आपकी प्राइस, आप बेच रहे हो 2,000 की, मार्केट पूरी उसको 1,000 रुपए की बेच रही है। ठीक है, तो आपकी प्राइस मैटर करती है। फिर आपका करता है कि आप सेल कैंपेन्स लगाते हो उसमें कि नहीं लगाते। जब तक सेल नहीं लगाओगे, कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा, कस्टमर इंगेज नहीं होता। ठीक है। और सेल को आप प्लान करते हो। ठीक है। इस टाइम जितने भी आपके फैशन ब्रांड्स हैं जो आपको सेल ऑफर करते हैं, ये 50% ऑफ, 70% ऑफ, ये क्या अपना नुकसान कर रहे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक सूट तैयार होता है तकरीबन 350 में। ठीक है। ये आप इसको कर लो 900 में, इसकी सेलिंग प्राइस रखी जाती है इतनी, क्योंकि उनको पता है कि मेरे तकरीबन 80% स्टॉक सेल होना है जब मैं 50% ऑफ दूंगा तब। तो यहाँ पे पहले ही सेल को माइंड में रखा जाता है कि मुझे इतना डिस्काउंट देना है, इतनी सेल देनी है। ठीक है। अब लेट्स सपोज नॉर्मली 6,900 रुपये का सूट तैयार होता है। ठीक है। और उसकी सेलिंग प्राइस रखी जाती है कि उसको हम बेचेंगे बड़ी इजीली, जो फुल प्राइस में हमारा बिकेगा, वो जी 3,400 रुपये में ये सूट बिक जाएगा। अब 3,400 रुपये में हमने बेचना है हमारा, तो 50% ऑफ पे बिकेगा, तो हम इसको कर देते हैं 3,400 मल्टीप्लाई बाई 2। ये है जी इसकी सेलिंग प्राइस। 5 से 10% फुल प्राइस के ऊपर बिकेगा। उसके बाद फिर हम इसमें 20% ऑफ लगाएंगे, फिर थोड़ा मूव होगा, फिर 30% ऑफ, 35%, 40%, 50%। हमारा 80% स्टॉक 50% के ऊपर जाके सोल्ड होता है। ठीक है। जो बाकी कचरा बच जाएगा, जो स्कर्ट साइज बच गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नहीं बिक रहा, उस पर 70% ऑफ लगा दिया और उसको उससे जान छुड़वा दी। ठीक है। अब इसका 70% कितना होगा? ये इतने में सूट मेरा बिकेगा, जो लास्ट बिल्कुल कचरा बचे। ठीक है। इतने में मैं बेचना चाहता था, ये मेरी विश थी, या मेरा सूट इतने में बिके। अगर इसका मैं 70% ऑफ लगाता, तो एक्चुअली में कितने का फिर बिकता? 70% ऑफ पे जाके जो स्टॉक क्लियर होता, वो होता जी भाईजान इतने में। फिर मुझे 1,020 में बेचना पड़ता 70% ऑफ लगा के।
तो ये प्राइसिंग को इस तरह किया जाता है। ठीक है, मैंने इसको 2.5 कर लिया। 3400 की वाला सूट को मैंने 8500 का बना दिया। ठीक है, अब 70% ऑफ पे जाके ये 2500 रुपये इसकी आखिरी प्राइस होगी, और उस पर ये सूट सोल्ड आउट हो जाएगा, उस पर बिक जाएगा। तो ये सारी कहानी समझ में आ गई। अब आपने करना क्या है, सिर्फ इस चीज़ की प्रैक्टिस करो। इसके ऊपर अपना मीडिया प्लान बनाइए। मैं किसी को एक्सेल बना के नहीं दूंगा, इसकी कॉपी चाहिए सर मुझे एक्सेल सेंड कर दें, सारा कुछ खुद बनाओ, और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, इसकी सिर्फ कैलकुलेशन समझो, इस पर अपना टारगेट बनाओ, मेरा टारगेट क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार मेरा पर डे का टारगेट है, मुझे डेली 30 ऑर्डर करना है। ठीक है, मेरा मंथली ऑर्डर क्या है, टारगेट क्या होगा, मुझे पर मंथ इतना ऑर्डर करना है, मुझे डेली 60,000 की सेल चाहिए, मेरा मंथली ऑर्डर ये होगा। मुझे डेली 12,000 रुपये स्पेंड करना है, मेरा मंथली स्पेंडिंग इतना होगा। इसके अगेंस्ट मैं क्या उठा रहा हूँ, एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालते हैं ऐसे, कॉस्ट पर ऑर्डर निकालते हैं बाई चांस ऐसे, और मार्केटिंग स्पेंड निकालते हैं ऐसे। अगर 20% के हिसाब से रहता हूँ, मुझे मेरी ख्वाहिश है यार मेरे पास 1.8 मिलियन के ऑर्डर, 18 लाख के मैं ऑर्डर करूँ, 900 ऑर्डर्स होंगे, तो मुझे टोटल इतना फेसबुक पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि यार मेरी 6 लाख के ऑर्डर चाहिए, 2,000 बास्केट साइज के हिसाब से, ये अभी बास्केट साइज को सेट कर लें, इस हिसाब से मेरे पास इतना पैसा मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास इतने ऑर्डर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके फिर एक्शन में लानी पड़ती हैं, और फिर आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, समझ में आ गई? नहीं आएगी तो मैं आपको इसका सेशन का लिंक दोबारा सेंड कर दूंगा, आप इसको एक दफ़ा देख लेना। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलें, सी यू बाय टुमारो। कल हम लोग दोबारा से एक सेशन करेंगे, और इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।